बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। जहां अहमद शाह अब्दाली उसे ताइदे गैबी समझ रहा था और इतना खुश और मुतमईन था, वहां अदीना बेग भी बड़ा अक्लमंद, बड़ा तेज शख्स था। उस तमाम मुद्दत में अदीना बेग बड़ी सफाई से दो रुखी चाल चलता रहा। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली को शाहनवाज से खत भिजवाकर उसने हिंदुस्तान के वजीर निजामुल मुल्क को एक खत लिखा और उसमें शाहनवाज और अहमद शाह अब्दाली की खतों किताबत की पूरी तफसील लिख दी। साथ ही निजामुल मुल्क को अदीना बेग ने यह भी लिखा, आपका ये भांजा बड़ा खुदसर और हटीला वाक़े हो रहा है। आपके देरीना खादिमों और खिदमत गुजारों की इसने एक ना सुनी और अहमद शाह से आखिर रब्त कायम कर ही लिया, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया है और इस सूरत हाल का फौरी तदारुक मुमकिन है। वो ये है कि अगर आप इजाजत दे तो शाहनवाज को गिरफ्तार करके बेबस कर दिया जाए ताकि वो गद्दाराना इकदाम ना कर सके। सूरत हाल अजीब सी हो गई थी। शाहनवाज का कासिद नईम खान अभी तक दहली में कयाम किए हुए था, जबकि अहमद शाह अब्दाली का कासिद बगरा खान पोपल जई लाहौर पहुंच गया था। अदीना बेग का खत जब निजामुल मुल्क को मिला तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो समझ गया कि अगर इस मामले में अहमद शाह अब्दाली ने मुदाखलत की तो हालात मजीद खराब और अबतर हो जाएंगे और इससे हिंदुस्तान की सल्तनत को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा हालात पर मुकम्मल काबू पाने और हिंदुस्तान को बैरूनी हमले से बचाने के लिए उसने एक सियासी चाल चली। उसने फैसला कर लिया कि एक ही तीर से दो शिकार करेगा। अहमद शाह अब्दाली को भी आगे नहीं बढ़ने देगा और शाहनवाज को भी मुतमईन कर देगा। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने दो इकदाम किए। पहला यह कि एक शाही फरमान के जरिए उसने शाहनवाज की माजरत मंजूर कर ली। फौरन एक मुसव्वदा तैयार किया और उसे सफीर के हाथ लाहौर में शाहनवाज के हवाले कर दिया। दूसरा इकदाम निजामुल मुल्क ने यह किया कि अपने हाथ से एक खत शाहनवाज के नाम लिखा। इस तरह निजामुल मुल्क ने शाहनवाज पर एक नफसियाती असर डालने की कोशिश की। उस खत में निजामुल मुल्क ने लिखा था, तुम्हारा खानदान हमेशा और हर मौके पर शाहने मुगलिया का जाननिसार और वफादार रहा है। उससे कभी भी गद्दारी या बेवफाई का इर्तिकाब नहीं हुआ है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात होगी अगर अब वो इस जादा मुस्तकीम से हटे, और इससे बढ़कर शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती कि नादिर शाह के एक अफगान सालार के सामने सर तस्लीम खम किए हुए नजर आए। हुकूमत हिंद अपने तमाम वसाइलो जराए के साथ तुम्हारी पुष्ट पनाही के लिए मौजूद है। निजामुल मुल्क के उस खत ने सारा नक्शा पलट दिया। शाही फरमान पाकर शाहनवाज फूल गया और वजीर आजम निजामुल मुल्क के उस खत से उसकी इतनी हौसला अफजाई हुई कि वो अपनी हदूद ममलुकत की तोसी का मंसूबा बनाने लगा। निजामुल मुल्क ने उसकी और उसके खानदान की वफादारी को खूब सराहा था। चुनाचे उसने फौरन ही राय बदल दी और आने वाले हालात को जहन में रखे बगैर उसने अहमद शाह अब्दाली से जो गुफ्तो शुनीद वो कर चुका था उसे यकसर नजरअंदाज कर दिया और अब उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी किस्मत कदीम आकाओं यानी खानदान मुगलिया के साथ ही वाबस्ता रखना चाहता है। निजामुल मुल्क का खत मिलने के बाद गो शाहनवाज ने अहमद शाह अब्दाली के साथ किए जाने वाले मुआहिदे को तर्क करके एक बार फिर मुगलिया सल्तनत से अपने खुलूस और वफादारी का इजहार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली तो हमलावर होने की अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे चुका था। इसके अलावा अफगान मुहिम पसंदों की एक जमात जो मुख्तलिफ कबाइल के अफराद पर मुश्तमिल थी, हिंदुस्तान के जरो गोहर की तमा में उसके साथ हो गई थी। उन हालात में 18,000 का एक लश्कर लेकर अहमद शाह अब्दाली पेशावर से निकला। जो लश्कर अहमद शाह अब्दाली के साथ था उनमें से 1/3 लश्कर अब्दाली कबीले से ताल्लुक रखते थे। पेशावर से कूच करने के बाद आखिरकार अहमद शाह अब्दाली ने दरियाए सिंध को अबूर किया। दरिया को अबूर करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अटक के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। यही अहमद शाह अब्दाली का वो कासिद था जो उसने लाहौर भेजा था और जिसका नाम बगरा खान पोपल जई था। वो लाहौर से लौटकर अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। मौर्रखीन लिखते हैं कि बगरा खान कुछ अच्छा आदमी नहीं था। वो दूसरों को अपनी तरफ रागिब करने का मादा तो सिरे से रखता ही ना था। ये भी कहा जाता है कि शाहनवाज के साथ मुलाकात के वक्त इस बगरा खान के अंदाज कुछ ज्यादा माकूल और हौसला अफजा न थे और कई गैर जरूरी मबाहिस छेड़कर इसने एक तरह से खामखा शाहनवाज को कई मौके पर मुश्तइल कर दिया था। ये बगरा खान बहरहाल उन तैयारियों से नावाकिफ और अनजान ही रहा जो शाहनवाज कर रहा था और जिनका मकसद अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देना था। यही वजह थी कि सफर की मंजिलें जल्द अज जल्द तय करता हुआ बगरा खान अहमद शाह अब्दाली की खिदमत में हाजिर हुआ और जो इतलात वो लाहौर से हासिल कर सका था वो उसे पहुंचाई। अहमद शाह अपने सफीर बगरा खान की लाई हुई उन इतलात से कोई खास मुतासिर न हुआ, न ही उन्हें अहमियत दी, बल्कि उसने अपने लश्कर के साथ पेशकदमी जारी रखी।
बगरा खान की इतलात ने किसी तरह उसे मुतजलजल ना किया था। अटक में पड़ाव करने के बाद उसने वहां से कूच किया और दरियाए जहलम की तरफ बढ़ा, यहां तक कि उसने किला रोहतास तक बगैर किसी मुजाहमत के पेशकदमी कर ली और रोहतास में एक बार फिर उसने पड़ाव कर लिया। किला रोहतास में पड़ाव करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने पीर साबिर शाह को अपने आगे आगे लाहौर रवाना किया ताकि वो पहले से तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक लाहौर के हाकिम शाहनवाज खान से गुफ्तगू करे। साबिर शाह के साथ अहमद शाह अब्दाली ने अपने एक और साथी मोहम्मद यार खान को भी लाहौर की तरफ रवाना किया। ये मोहम्मद यार खान टकसाल का नाजिम था और इसके माँ बाप और अजीजो अकारिब लाहौर ही में रहते थे। लाहौर आने के बाद साबिर शाह ने एक शख्स मुफ्ती अब्दुल्ला के घर में इकामत इख्तियार की। साबिर शाह की आमद पर लाहौर में ये मशहूर हो गया कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने आगे आगे अपने पीर को इसलिए भेजा है कि वो मुगलों के तोपखाने को अपनी दुआओं से इतना नाकारा बना दे कि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कुछ ना कर सके और बिल्कुल बेकार और बेबस होकर रह जाए। दूसरी तरफ शाहनवाज को जब ये खबरें पहुंची कि अहमद शाह अब्दाली का पीर साबिर शाह लाहौर पहुंच गया है तो उसे ये जुस्तजू हुई कि आखिर ये मालूम किया जाए कि साबिर शाह का लाहौर आने से क्या मकसद है। ये जानने के लिए शाहनवाज खान ने अदीना बेग और अपने दीवान करोड़मल को उसके पास भेजा। ये दोनों जब साबिर शाह के पास पहुंच गए और दौरान गुफ्तगू साबिर शाह से लाहौर उसकी आमद से मुतालिक पूछा तो वो कहने लगा, मेरा तुम दोनों में से किसी से कोई वास्ता नहीं, वैसे मेरे आने की गरज ये है कि इस शहर से मेरा लगाव है, यहाँ के बाशिंदों से ताल्लुक खातिर भी रखता हूँ, यहाँ के फरमा रवाओं का हमदर्द और बही ख्वाह भी हूँ, उनके साथ जिंदगी के दिन भी बसर कर चुका हूँ, लेकिन ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि बेवफाई से ना आदमी खुश होता है और ना खुदा, और ये भी कि अहमद शाह अब्दाली की तलवार का तुम्हारी तलवार मुकाबला ना कर सकेगी। साबिर शाह की उस गुफ्तगू को उस मौके पर वहां मौजूद लोगों में से एक ने सख्त नापसंद किया और तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, आपके कहने का मकसद यह है कि हमारी तलवार लकड़ी की बनी हुई है और अहमद शाह अब्दाली की तलवार लोहे की बनी हुई है। नहीं, ये बात तो नहीं, दोनों तलवारें आहन ही की बनी हुई हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली का आफताब इकबाल निस्फुन निहार पर है और तुम लोगों का आफताब इकबाल गहना चुका है। इससे ज्यादा अदीना बेग ने गुफ्तगू करना ना चाही। वहां से उठकर वो शाहनवाज के पास गया और जिस कदर गुफ्तगू साबिर शाह के साथ हुई थी वो शाहनवाज तक पहुंचा दी। ये गुफ्तगू सुनकर शाहनवाज बड़ा बरहम और बड़ा अफरोख्ता हुआ। उसने हुक्म दिया कि साबिर शाह और उसके साथ आने वाले मोहम्मद यार खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए और दोनों की कड़ी निगरानी की जाए और किसी कीमत पर भी उन्हें वापस अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में ना जाने दिया जाए। उस मौके पर खुद शाहनवाज ने भी साबिर शाह से मुलाकात की और दौरान मुलाकात साबिर शाह ने शाहनवाज को मुखातिब करके कहा, अहमद शाह अफगानिस्तान और खुरासान का बादशाह है और हिंदुस्तान फतह कर लेने का अज़्म रखता है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक सूबेदार यानी गवर्नर की है जो सिर्फ एक सूबे का फरमा रवा है। तुम आजाद नहीं, एक दूसरे शख्स के गुलाम और खादिम हो। शहनशाह हिंद तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, वो मौके की ताक में है कि तुमसे शदीद इंतकाम ले। खुद तुम्हारे मकासद का तकाजा ये है कि मेरे साथ अहमद शाह अब्दाली के पास चलो, वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, तुम्हारे एजाज में इजाफा करेगा और पूरे मुल्क की वजारत तुम्हें सौंप देगा। साबिर शाह ने इसी तरह की मजीद गुफ्तगू की जिसे शाहनवाज ने नापसंद किया। शाहनवाज बरहम हो गया। उसी बरहमी में साबिर शाह ने भी कुछ अल्फाज कहे जिनको बर्दाश्त करना शाहनवाज के लिए मुश्किल था, लिहाजा वो भी ताव और तैश में आ गया। चुनाचे जोशे गजब से मगलूब होकर शाहनवाज ने हुक्म दिया कि साबिर शाह को मौत के घाट उतार दिया जाए। उस हुक्म के बाद साबिर शाह की गर्दन काट दी गई। मोहम्मद यार खान के खिलाफ कोई बात साबित ना हो सकी, लिहाजा उसे रिहा कर दिया गया। याद रहे कि ये वही साबिर शाह है जिसकी कब्र लाहौर की शाही मस्जिद के अकब में है। दूसरी तरफ रोहतास के मकाम पर पड़ाव करने के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने बालानाथ जोगी का मंदिर मुनहदिम करा दिया, जो अब टीला गोरखनाथ के नाम से मशहूर है और जहलम से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। उसके बाद अहमद शाह ने रोहतास से लाहौर पर हमलावर होने के लिए कूच किया। मंजिल पर मंजिल मारते हुए वो दरियाए जहलम को अबूर करके गुजरात पहुंचा। गुजरात में उसने चंद रोज कयाम किया और एक शख्स मुकर्रब खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर करके वहां एक तरह से अपनी हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत की। गुजरात से अहमद शाह अब्दाली ने फिर पड़ाव उठाया। सोदरा की सीध से उसने दरियाए चनाब को अबूर किया। उसके बाद बड़ी तेजी से कूच करता हुआ लाहौर की तरफ बढ़ा और दरियाए रावी के किनारे शादरा पहुंचा और शहनशाह जहांगीर के मकबरे के करीब उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। लाहौर के नाजिम शाहनवाज को भी अहमद शाह अब्दाली की नकलो हरकत से आगाही हो रही थी और उसने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दिया था। लेकिन शाहनवाज की ये सारी तैयारियां दिफाई थी।
ان کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے حملے سے لاہور کو بچایا جائے۔ لاہور سے باہر نکل کر وہ احمد شاہ ابدالی کی راہ روکنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شاہ نواز نے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شہر سے باہر خیموں کا ایک شہر آباد کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں مقیم ہوا تاکہ لشکر کی تیاریوں کو وہ خود دیکھے اور ان کی نگرانی کر سکے۔ اس کا خیال شاید یہ تھا کہ احمد شاہ کے پاس شاید توپیں نہیں ہیں اور لاہور کے توپ خانے کو کام میں لا کر وہ احمد شاہ ابدالی کو بآسانی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت لاہور کی حالت عجیب و غریب تھی۔ یحییٰ خان اور شاہ نواز دونوں بھائیوں کے آپس میں ٹکرانے اور دونوں کی چپکلش کی وجہ سے حکومت کے جتنے وفادار ملازم اور عہدیدار تھے یا تو وہ جیل خانوں میں محبوس تھے اور مقید تھے یا برگشتہ اور منحرف ہو کر لاہور چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف جا چکے تھے۔ جو لوگ وفاداری کا دم بھر رہے تھے وہ بھی بددل تھے۔ شاہ نواز کے لشکر میں ان دنوں قصور کے بہت سے افغان امارا بھی شامل تھے اور یہ سارے یحییٰ خان کے ہم نوا تھے اور شروع ہی سے یحییٰ خان کو قید سے نکالنے اور اسے دوبارہ لاہور کا حاکم بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے آخرکار یحییٰ خان کو رہا کرا لیا تھا۔ رہائی حاصل کرنے کے بعد یحییٰ خان دہلی جا چکا تھا۔ وہاں وہ بھی ناکارہ نہیں بیٹھا بلکہ احمد شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر ترتیب دینے لگا تھا۔ 2 محرم کو یعنی اپنی آمد کے تیسرے دن احمد شاہ ابدالی نے دریائے راوی کے پایاب حصے سے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا اور شالیمار باغ پہنچا اور ایک گاؤں کے قریب اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ گاؤں کا نام محمود بوٹی تھا۔ اس موقع پر شاہ نواز شہر سے باہر ایک بہت بڑا لشکر اور کافی ساز و سامان جنگ کے ساتھ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کا منتظر تھا۔ جو لشکر اس کی ماتحتی میں تھا، اس کے علاوہ اس نے اپنے لشکر کے 2 اور حصے بھی شہر کے اندر محفوظ کر رکھے تھے۔ ایک حصہ خواجہ عصمت اللہ کی نگرانی میں تھا اور دوسرا جو ذرا چھوٹا تھا ایک دوسرے سالار کی کمانداری میں شہر کے اندر محفوظ تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دریائے راوی کو عبور کر لیا تب سب سے پہلے شاہ نواز نے اس کی راہ روکنے کے لیے اپنے ایک سالار جلا خان کا انتخاب کیا۔ جلا خان افغان تھا اور اس کے تحت کافی افغانی کام کر رہے تھے۔ جب شاہ نواز نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ہراول کے طور پر وہ پہلے احمد شاہ ابدالی کی راہ روکے گا تو جلا خان چونکہ خود افغان تھا لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں سمیت شاہ نواز کے لشکر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں چلا گیا۔ اس سے شاہ نواز کے لشکر کو کافی نقصان پہنچا۔ ایک روز دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور شام تک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اگلے روز دونوں طرف خاموشی طاری رہی۔ شاہ نواز بھی چاہتا تھا کہ اس روز جنگ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، لہٰذا شاہ نواز اپنے خیمے میں آ کر چاہتا تھا کہ کھانا کھائے۔ ابھی وہ دسترخوان پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر مسلسل توپیں داغنے کی آواز سنائی دی۔ پریشان ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ خیمے سے بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے دیکھا دونوں لشکریوں کے درمیان پھر ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر شاہ نواز نے اپنے فوجدار خاص ادینہ بیگ کو حکم دیا کہ وہ خود آگے بڑھ کر حملوں کی کمانداری کرے اور دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے، لیکن ادینہ بیگ ایک دوسری سمت چلا گیا اور ایک تماشائی کی طرح جنگ کا منظر دیکھنے لگا۔ اسی دوران سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور جنگ بھی کسی قدر مدھم ہو گئی، لہٰذا شاہ نواز کے لشکریوں نے یہ خیال کیا کہ اب شاید جنگ بند ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اطمینان سے رات گزارنے کے لیے اپنی اپنی خندقوں کی طرف چلے گئے۔ اس صورتحال سے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں نے فائدہ اٹھایا اور ایک دم آگے بڑھے اور شاہ نواز کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ احمد شاہ ابدالی کے سواروں نے اس تیزی اور تسلسل سے حملہ کیا کہ شاہ نواز کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور شاہ نواز کے لشکریوں کا جو سالار تھا وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھگدڑ میں شاہ نواز کے لشکر نے جس جگہ اپنا گولہ بارود اور دیگر اسلحہ رکھا ہوا تھا وہ بھی بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا اور اس پر احمد شاہ ابدالی کا قبضہ ہو گیا۔ شاہ نواز کے سپہ سالار کے بھاگنے کی وجہ سے لشکر کے دوسرے سالاروں نے بھی فرار اختیار کیا تھا۔ بہت سے سالار شہر میں داخل ہو گئے تھے، ہر کوئی ہراساں اور حواس باختہ تھا۔ اس موقع پر شاہ نواز نے چاہا کہ اپنے ہاتھی سے اتر پڑے اور اپنے خیمے میں قیام کرے تاکہ لشکریوں کا حوصلہ بلند ہو اور لشکر کے اکھڑے ہوئے قدم جم سکیں تاکہ دوسرے روز وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکے۔ شاہ نواز کا خیال تھا کہ وہ بگڑی ہوئی صورتحال کو اب بھی سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کا ایک عزیز جو اس کی پھپھی کا شوہر تھا آڑے آیا۔ اس نے اسے مجبور کیا کہ اپنے عزم اور اپنے ارادے کے برخلاف شہر کے کسی محفوظ مقام میں جا کر پناہ گزین ہو جائے۔ شاہ نواز نے اپنے اس عزیز کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ وہ لشکر سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی اس کا ہاتھی خیمے سے آگے بڑھا تو لشکری بھی جو اب اس کا ساتھ دے رہے تھے
اور فرار سے उसकी वजह से गुरेज कर रहे थे वो भी उसके नक्शे कदम की पैरवी करने लगे और भाग खड़े हुए। उस मौके पर एक गिरोह मायूसी के आलम में हरकत में आया और शाहनवाज की पूरी खेमा और लश्करगाह को लूट लिया। शाहनवाज समझ गया था कि अब हालात उसके खिलाफ करवट ले चुके हैं। उसके लश्करी चूंकि मुंतशिर हो रहे हैं, लिहाजा वो कहीं भी जमकर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला ना कर सकेगा। शहर में दाखिल होने के बाद आखिरी आधी रात को उसने अशरफियों से भरी कुछ थैलियां अपने लश्करियों में तकसीम कर दी, जवाहिरात का एक खासा बड़ा संदूकचा अपने ख्वाजा सरा के हवाले किया और खुद खामोशी के साथ लाहौर से निकलकर दहली की तरफ फरार हो गया। शाहनवाज के दहली की तरफ भाग जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली को अब यकीन हो गया था कि लाहौर शहर उसका है। शाहनवाज खान ने न सिर्फ अपने भाई याहिया खान को कैद में डाला था और बाद में उसे रिहा कर दिया था, बल्कि उसके कुछ हमनवाज सालारों और उमरा को भी उसने जिंदान में डाला हुआ था। उनमें मीर मोमिन खान और मीर नेमत खान, जमालुद्दीन खान और मीर अमीर खान काबिल जिक्र थे। शाहनवाज खान के भागने के बाद ये कैद से रिहा हुए। रिहा होने के बाद इन सारे उमरा ने एक मजलिस मुनक्किद की और फैसला किया कि एक वफद की सूरत में अहमद शाह अब्दाली से मुलाकात की जाए और सिर्फ लाहौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे सूबे पंजाब की तरफ से इताअत का ऐलान किया जाए। उस फैसले के बाद मीर मोमिन खान, दीवान लखपत राय, दीवान सूरत सिंह तीनों अहमद शाह अब्दाली की खिदमत में हाजिर हुए और इस्तदा की कि अहले शहर की जान बख्शी की जाए और उन्हें लूटमार से महफूज रखा जाए। उसके बदले उन उमारा ने अहमद शाह अब्दाली को 30 लाख रुपए का नजराना पेश करने का भी अहद किया। अहमद शाह ने यह पेशकश खुशी से मंजूर कर ली और अपने कुछ सालारों को हुक्म दिया कि शहर की हिफाजत करें और कोई लश्करी अंदरूने शहर दाखिल होकर लूटमार करने की कोशिश न करे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से मकामात पर घर लूटे गए। खास तौर पर मुगल महल सरा पूरे तौर पर लूट लिया गया। एक मकामी बुजुर्ग हाजी मोहम्मद सईद लाहौरी की सिफारिश पर लखी मोहल्ला और अब्दुल्ला बाड़ी बिल्कुल महफूज रह गए। इसके अलावा मीर मोमिन खान की काबिल सताइश और जबरदस्त जिद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि शहर लाहौर में बहुत जल्द अमनो अमान बहाल हो गया और शहरियों को कम से कम गजन पहुंचा। उस फतह के सिलसिले में अहमद शाह अब्दाली को जो माले गनीमत मिला वो बेहदो बेहिसाब था। शहर की तरफ से जो नजराना मिला, उसके अलावा शाहनवाज और उसके खानदान का सारा बेशकीमत असासा और गिरा बहा सामान अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। उन सारी चीजों के अलावा लाहौर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना था जो गुज़िश्ता 32 साल से पहले हाकिम अब्दुल समद खान और जकरिया खान जमा करते रहे थे। ये सारा खजाना अहमद शाह अब्दाली के हाथ लग गया था। इसके अलावा शहर में जितने भी घोड़े और ऊंट थे उन पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि आसपास के इलाकों से भी छीन लिए गए। कहते हैं लाहौर से अहमद शाह अब्दाली को कम से कम 5000 घोड़े मिले, जिसकी वजह से उसने 5000 प्यादा लश्करियों को सवारों में तब्दील कर दिया था। इस तरह एक फातेह की हैसियत से अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर काबिज हुआ और यहाँ उसने अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया। दूसरी तरफ दरबार दहली की हालत अजीबो गरीब थी। जिस वक्त अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर हमलावर होने के लिए पेशावर से रवाना हुआ था, उसी वक्त ही मुखबिरों तलायागरों ने उसकी पेशकदमी की इत्तला मोहम्मद शाह रंगीला को कर दी थी। लेकिन अफसोस, नादिर शाह के हमलावर होने से पहले मोहम्मद शाह रंगीला शराब नोशी का आदी हो चुका था। नादिर शाह के हमले और उसकी तबाही को देखते हुए गो मोहम्मद शाह ने शराब नोशी तो तर्क कर दी थी, लेकिन उसे एक और बुरी आदत पड़ गई थी और वो ये कि वो अफ्यून का आदी हो गया था। अफ्यून मंगोलों और तुर्कों में बहुत चलती थी। अब सूरत हाल ये थी कि अहमद शाह अब्दाली तो अपने लश्कर के साथ पेशावर से कूच कर चुका था और दहली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का यह हाल था कि अफ्यून ने उस पर कब्जा जमा रखा था। अहमद शाह अब्दाली के पेशावर से रवाना होने की खबरें जब पहुंची तो मोहम्मद शाह रंगीला ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत की और अपने वजीर निजामुल मुल्क के अंगेख्त करने पर लश्कर तैयार करना शुरू किया। आखिर फैसला किया गया कि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए लश्कर 3 दिसंबर को मगरिब की तरफ पेशकदमी करना शुरू करेगा। लेकिन हैरत और अफसोस की बात के मुकर्रर की हुई उस तारीख को शाही लश्कर ने जर्रा बराबर भी नकलो हरकत ना की। लश्कर दहली ही में पड़ा रह गया और फिर मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से तारीख बदल देने का हुक्म जारी कर दिया गया और नई तारीख 14 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। मजीद बदकिस्मती के दूसरी तारीख जो 14 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, उस तारीख को भी लश्कर हरकत में ना आ सका। निजामुल मुल्क चीख चिल्ला रहा था कि फिलफौर लश्कर को दहली से कूच कर जाना चाहिए ताकि अहमद शाह के लश्कर को लाहौर से दूर रोक दिया जाए। दरअसल निजामुल मुल्क चाहता था कि वक्त जाया किए बगैर एक लश्कर लेकर लाहौर की तरफ कूच किया जाए। मोहम्मद शाह रंगीला को वो खुद पेशकश कर चुका था कि इस लश्कर की कमानदारी वो खुद करेगा और अहमद शाह अब्दाली को रोक कर दिखाएगा।
लेकिन दूसरे सालार जंग से पहलू तही कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए वो लश्कर ना ही रवाना हो तो अच्छा है। उस मौके पर एक और बदबख्ती उठ खड़ी हुई। दरबार के अंदर जो लुटखने और माल मारू किस्म के मुनज्जम थे, उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को बताया कि जो तारीख आप अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए लश्कर की रवानगी की मुकर्रर की है वो मनहूस है, उस तारीख को लश्कर रवाना नहीं होना चाहिए। इस तरह उन बदबख्त मुनज्जमों की वजह से लश्कर के कूच के लिए तारीख मुकर्रर करने पर 3 हफ्ते मजीद गुजर गए और लश्कर के कूच का कोई इकदाम न किया जा सका। अब निजामुल मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता था। वो और उसका बेटा मीर मन्नू चीख चिल्ला रहे थे कि वक्त जाया नहीं करना चाहिए, फौरन लश्कर को कूच करना चाहिए, लेकिन दूसरे उमारा और बदबख्त सालार ऐसा नहीं चाह रहे थे। उसके बाद कुछ उमारा और सालारों ने मोहम्मद शाह के सामने ये तजवीज रखी कि जब तक वो खुद कूच करने वाले लश्कर में शामिल होकर सालारी के फराइज अंजाम नहीं देगा, हिंदुस्तान के आराम तलब और सुस्त गाम लश्करी अहमद शाह अब्दाली के बर्क रफ्तार और तर्रार लश्करियों के मुकाबले में ठहर ना पाएंगे। लेकिन अफ्यूनी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा नहीं चाहता था। उमारा और सालारों के उस मुतालबे को सुनकर ही वो बीमार पड़ गया। 7 शाही तबीबों ने जब उसका मुआयना किया तो मोहम्मद शाह को नकलो हरकत से मना कर दिया। उस मौके पर कूच के लिए ताखीर करने वाले सालारों और उमारा ने एक और हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से ये इल्तजा की कि अगर वो खुद लश्कर में शामिल नहीं होता और सिपह सालार आजम के फराइज अंजाम नहीं देना चाहता तो फिर वो अपनी जगह अपने बड़े बेटे को लश्कर में शामिल कर दे, लश्कर का सिपह सालार आला उसे बना दे। ये सिपह सालारी बेशक नाम ही की सही और असल काम निजामुल मुल्क के सपुर्द कर दे, लेकिन उसके लश्कर में शामिल होने की वजह से लश्करियों के हौसले बड़े रहेंगे और फतह की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सालारों की उस तजवीज को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने आखिरी फैसला ये दिया कि लश्कर फौरन रवाना हो। लश्कर का सालार आला निजामुल मुल्क होगा, उसका बेटा मीर मन्नू उसके साथ होगा, इसलिए कि मोहम्मद शाह रंगीला जानता था कि निजामुल मुल्क के अलावा मीर मन्नू भी जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता था और वो बरसती तलवारों और उमड़ते तीरों के अंदर भी खड़ा होकर दुश्मन की निगाहों में निगाहें डालकर देखने की जुर्रत रखता था। इसके अलावा औध के हाकिम सफदर जंग, विजयपुर के राजा ईश्वरी सिंह उस बहुत बड़े लश्कर के नायब सालार मुकर्रर किए गए थे। इसके अलावा और बहुत से जहांदीदा और आजमूदा कार सालार उनके हमरा किए। साथ ही लश्कर के अखराजात पूरे करने के लिए मोहम्मद शाह ने 60 लाख रुपए की रकम भी अता की। ये सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और चंद दीगर सालारों के सिवा सब उमारा सुस्ती और गफलत और सहल निगारी से काम लेते और वक्त को शर्मनाक तौर पर टालते रहे और इकदाम पेशकदमी से गुरेज करते रहे। निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की नकलो हरकत काम में आई। उस लश्कर में निजामुल मुल्क ने अपने खानदान के सारे अफराद को शामिल कर लिया था। शहाबुद्दीन, कावर्द खान, इबादुद्दीन, शरफुद्दीन सब उस लश्कर में शामिल थे और उन सारे सालारों और अजीजों अकारिब के अहले खाना भी लश्कर में शामिल हुए थे। आखिर निजामुल मुल्क और मीर मन्नू के शोर घोगा करने पर 8 जनवरी को लश्कर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। ये वही दिन था जब अहमद शाह अब्दाली कूच करता हुआ दरियाए जहलम, दरियाए चनाब को अबूर करने के बाद शादरा में जहांगीर के मकबरे के पास अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर चुका था और वो एक तरह से लाहौर के दरवाजे पर मुकीम था। दिल्ली का लश्कर अगर अपने कूच में बेजा ताखीर न करता और तेजी से मगरिब की तरफ रवाना होता तो यकीनन अहमद शाह के लश्कर को दिल्ली का लश्कर दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद अटक के मकाम पर ही रोक सकता था। निजामुल मुल्क और उसके साथ वो सालार जो जल्द अज जल्द अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करना चाहते थे, उन्होंने ये तय किया था कि अहमद शाह अब्दाली के दरियाए चनाब को अबूर करने से पहले ही वो लाहौर में दाखिल होकर अपना दिफा मजबूत और मुस्तहकम कर लेंगे। लेकिन हालात की सितम जरीफी के लश्कर अभी दिल्ली से सिर्फ 16 मील के फासले पर सोनीपत के मकाम पर पहुंचा था कि खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली ने बर्क रफ्तारी से पेशकदमी करते हुए लाहौर पर कब्जा कर लिया है। यह खबर सुनकर लश्कर ने सोनीपत के मकाम पर पड़ाव कर लिया था। सोनीपत के मकाम पर पड़ाव करने के बाद सारे सालारों और जंगी कौंसिल ने मजलिस मुनक्किद की। सुलह व मशवरे के बाद दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला से इस्तदा की गई कि यह बड़ा नाजुक वक्त है और इस वक्त बिगड़ा हुआ काम सिर्फ इसी तरह संभल सकता है कि वली अहद ममलुकत शहजादा अहमद को लश्कर के अंदर रखा जाए ताकि लश्करियों के हौसले बुलंद रहें और अज़्मो सबात में फर्क न आए। आखिर खुदा खुदा करके बड़ी ही मुश्किल से मोहम्मद शाह ने अपने बेटे को लश्कर में शामिल होने की इजाजत दे दी।
یہ اجازت ملنے کے بعد محمد شاہ کا بیٹا اتوار کے روز دہلی سے روانہ ہوا اور اسی روز وہ سونی پت میں لشکر کے پڑاؤ میں آن پہنچا۔ لشکر نے سونی پت سے کوچ کیا اور پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ آخر سارے سالاروں نے مل کر نظام الملک کو مشورہ دیا کہ پہلے سرہند کا رخ کیا جائے۔ لشکر کے اندر جو فالتو سامانوں، فالتو اسلحہ و بار برداری کا ایسا سامان ہے جس کی ابھی ضرورت نہیں، اسے سرہند شہر میں رکھا جائے۔ وہاں اس سامان کی حفاظت کے لیے 1000 کے قریب لشکری رکھے جائیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کیا جائے۔ نظام الملک نے ایسا ہی کیا۔ 26 فروری کو یہ لشکر سرہند شہر میں پہنچا۔ سارا فالتو سامان سرہند کے قلعے میں رکھا گیا اور وہاں اس سامان کی حفاظت کے لیے 1000 سواروں پر مشتمل لشکری مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد لشکر نے لاہور کی طرف کوچ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اوپر کوہستانی سلسلے کے اندر بارشوں کی وجہ سے دریائے ستلج میں چونکہ تازہ پانی آیا ہوا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس شاہراہ کو چھوڑ دیا جائے جو لدھیانہ کی طرف جاتی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ لدھیانہ کے مقابلے میں مچھی واڑے کا رخ کیا جائے۔ وہاں دریا زیادہ پایاب ملے گا اور اسے آسانی سے عبور کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد لشکر نے اس بڑی شاہراہ کو ترک کر دیا جو سرہند سے لدھیانہ کی طرف جاتی تھی، اور لشکر نے مچھی واڑہ کا رخ کیا تھا۔ اس بڑی شاہراہ کو ترک کرنے کے بعد آخر خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اس لیے کہ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو بھی اس لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی۔ ایک طرف ہندوستان کا لشکر مچھی واڑے کے راستے دریائے ستلج کو عبور کر کے لاہور کا رخ کر رہا تھا، دوسری طرف احمد شاہ فوراً لاہور سے نکلا۔ جس وقت وہ لاہور سے روانہ ہوا اس وقت اس کے پاس 30,000 کا ایک بہترین لشکر تھا۔ لاہور سے روانہ ہوتے وقت اس نے قصور کے جلہ خان کو لاہور کا حاکم مقرر کیا تھا۔ قصور کا جلہ خان وہی تھا جس نے ہندوستان کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ لاہور سے روانہ ہوتے وقت اپنی نقل و حرکت کو پوری طرح پوشیدہ رکھنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے یہ فرمان صادر کر دیا کہ جو ہندوستانی بھی اس کے لشکر کے آس پاس گھومتا پھرتا دکھائی دے اسے بے تعامل فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں ہندوستانی لشکر کے بہت سے مخبر و طلایہ گر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لہٰذا نظام الملک اور اس کے سالاروں کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ ابدالی لاہور سے نکل کر سرہند کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب پھلور کے مقام پر پہنچا تو اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ہندوستانی لشکر نے سرہند میں ایک بڑا خزانہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں ضروریات کا فالتو سامان بھی چھوڑا ہے اور اس سامان کی حفاظت کے لیے 1000 لشکری مقرر کیے ہیں۔ یہ 1000 لشکری صرف اس سامان کی حفاظت کے لیے تھے جو نظام الملک نے وہاں چھوڑا تھا، ورنہ اس وقت سرہند کا حاکم ایک شخص محمد خان روہیلا لشکر میں تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب اس صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اس نے خط سرہند کے سالار علی محمد خان روہیلا کو لکھ کر بھیجا اور اسے کہا کہ وہ اطاعت اور رفاقت کے لیے تیار رہے، اور اگر وہ ہندوستانی لشکر سے اپنی وفاداری ترک کر کے احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دے گا تو اس کے صلے میں احمد شاہ ابدالی فتح و کامرانی حاصل کرنے کے بعد اسے ہندوستان کا وزیر بنا دے گا۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ خط ملنے کے بعد علی محمد نے اپنے سارے سالاروں کی ایک مجلس طلب کی اور ان سے صلاح و مشورہ طلب کیا۔ مجلس کے افغان سرداروں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ احمد شاہ کی دعوت و اطاعت اور رفاقت فوراً قبول کر لینی چاہیے، لیکن علی محمد خان ایک عقل مند و زیرک شخص تھا۔ اس نے سارے افغان سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، آپ لوگوں کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن میں جانتا ہوں احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں قیام نہیں کرے گا، بہت جلد وہ واپس چلا جائے گا، لہٰذا میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک کے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوں اور ہندوستان کے شہنشاہ اور سرداروں کے ماتوب اور مقہور ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ علی محمد خان نے محفوظ ترین راستہ اختیار کیا۔ سرہند شہر کے اندر اس وقت جو 24,000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر اس کے تحت تھا، اسے لے کر وہ سرہند کو خالی کر کے چلا گیا۔ اس طرح گویا یہ کارروائی کر کے علی محمد خان نے احمد شاہ ابدالی کے لیے سرہند میں داخل ہونے کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ آخرکار 1 مارچ کو احمد شاہ ابدالی نے لدھیانہ کے مقام پر دریائے ستلج کو عبور کر لیا اور ناک کی سیدھ میں سرہند کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح بغیر روک ٹوک و مزاحمت کے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ رواں دواں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 40 میل کا فاصلہ احمد شاہ ابدالی نے صرف ایک دن میں طے کر لیا۔ 2 مارچ کو احمد شاہ ابدالی کا لشکر سرہند کے قلعے کی فصیل کے سامنے کھڑا تھا۔ نظام الملک نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے جو وہاں 1000 سواروں کا دستہ مقرر کیا تھا، وہ احمد شاہ ابدالی کے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتا؟ پھر بھی اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی اور احمد شاہ ابدالی نے حملہ آور ہو کر ان سب کا خاتمہ کر دیا۔
قلعے کے دروازے کھل گئے، قلعے کے سارے خزانے اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا گیا اور سرہند شہر میں مردوں کی بڑی تعداد کی گردنیں کاٹ دی گئی اور عورتوں کو باندیا بنا لیا گیا۔ اندرون اور بیرون قلعہ بہت سے مکانات نظر آتش کر دیے گئے اور ان کا مال اور زر نقد بلکہ سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ سرہند پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے خیمے بادشاہی باغ میں نصب کرائے۔ اس کے علاوہ اس باغ سے ملحق جو دوسرے باغات تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا اقدام احمد شاہ ابدالی نے یہ اٹھایا کہ اپنے لشکر کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے جس قدر مال غنیمت اس کے ہاتھ سرہند شہر سے آیا تھا وہ سارا مال غنیمت اور بھاری ساز و سامان اس نے لاہور بھجوا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب ان جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ واپس جائے گا تو لاہور سے یہ سارا سامان لے کر واپسی کا سفر کرے گا۔ سرہند پر قبضے کی خبر جب نظام الملک کو پہنچی جو اس وقت لاہور کی طرف کوچ کیے ہوئے تھا تب اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس خبر کے ساتھ یہ بھی خبریں آنی شروع ہوئی کہ سرہند پر قبضہ کرنے کے بعد اب احمد شاہ ابدالی دہلی پر یلغار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت جلد سرہند سے کوچ کرنے والا ہے۔ سرہند کا ہاتھ سے نکل جانا اور دہلی کی طرف کوچ کی تیاریاں کرنا ایسا حادثہ تھا جس سے ہندوستانی لشکر سراسیما ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں لڑے بغیر انہیں شکست سے دوچار نہ ہونا پڑے، لہٰذا وہ پلٹے اور سرہند کا رخ کیا۔ دوسری طرف دہلی میں جب احمد شاہ ابدالی کے سرہند پر قبضہ کرنے اور پھر دہلی کی طرف کوچ کرنے کے ارادے کی خبریں پہنچی تو دارالحکومت دہلی میں سخت اضطراب اور تشویش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو رونگٹے کھڑے کر دینے والے وہ خون ریز واقعات یاد آنے لگے جو نادر شاہ کی آمد پر رونما ہوئے تھے۔ چنانچہ شہر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے عزیز و اقارب اور مال و متاع کو لے کر راہ فرار اختیار کرنے لگے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا کو اس فرار عام کو روکنے کے لیے آخر سخت اقدامات کرنے پڑے اور اس نے مختلف جگہوں پر چوکیاں قائم کر دی تاکہ لوگ شہر سے بھاگنے نہ پائیں۔ آخر 3 مارچ کو محمد شاہ رنگیلا کا بیٹا احمد اور وزیر نظام الملک اپنے لشکر کو لے کر سرہند کی طرف بڑھے اور مانپور نام کے قصبے کے قریب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے سرہند کے باغات میں اپنے مورچے قائم کیے اور تقریباً 5 میل آگے بڑھ کر خندقیں کھود لی۔ ان خندقوں سے مانپور کا فاصلہ بھی قریب 5 میل کے لگ بھگ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مغل لشکر کی حالت زیادہ محفوظ نہ تھی۔ آس پاس کا تمام علاقہ خشک اور بے آب و گیا تھا۔ وہاں احمد شاہ ابدالی نے کچھ نہ رہنے دیا تھا اور جو تھوڑے بہت کنویں رہ گئے تھے وہ لشکر کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس کے برعکس احمد شاہ ابدالی کی حالت مغلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم تھی۔ سرہند شہر پر قبضہ ہونے کے باعث نہ اسے پانی کی تکلیف تھی، نہ رسد اور اناج کی فراہمی میں کوئی دشواری پیش آ سکتی تھی۔ پانی بھی با افراد تھا اور اناج کی بھی بہتات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جس چیز کی کمی سب سے زیادہ محسوس کرتا تھا وہ توپ خانے کا نہ ہونا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک بھاری توپ تھی، باقی چند چھوٹی چھوٹی توپیں تھی۔ اس کے برعکس مغلوں کے پاس کئی بھاری اور چھوٹی توپیں تھی۔ چنانچہ جنگ کی ابتدا احمد شاہ ابدالی ہی نے کی اور یہ ابتدا اس طرح ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر چھاپے مارنے کے لیے بھیجنے شروع کیے گئے تاکہ مغلوں میں افراتفری پیدا ہو، وہ پیش قدمی کی بجائے صرف دفاع پر مجبور ہو جائے۔ احمد شاہ ابدالی جانتا تھا کہ ان کے پاس رسد کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آس پاس کے علاقوں سے بھی انہیں ایک دانہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ ان علاقوں میں احمد شاہ ابدالی نے کچھ نہ رہنے دیا تھا، پانی کی کمی، اناج کی نایابی کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کو امید تھی کہ مغل سالار بہت جلد اپنے لشکر کو لے کر پسپا ہو جائیں گے۔ جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ اور چند دوسرے سالاروں نے مشورہ دیا کہ یہی وقت ہے کہ بے دھڑک ہو کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ بول دیا جائے اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن یہ مشورہ قبول نہ کیا گیا۔ نظام الملک اور شہزادہ احمد نے سمجھ لیا کہ جنگ کو ڈھیل دی جائے اور بڑے پیمانے پر حملہ نہ کیا جائے، اس طرح افغان بھوکے مرنے لگیں گے۔ بہتر ہے کہ آس پاس کے چھوٹے بڑے حاکموں سے رابطہ قائم کر کے اپنے لیے اناج حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر توپ خانے سے آگ برسا کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کیا جائے۔ یوں ایک ہفتے تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے اور کوئی بڑا مارکا پیش نہ آیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کے چھاپا مار دستے زیادہ سرگرم اور کارگزار تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوفناک جنگ قریب سے قریب تر آتی چلی گئی تھی۔ 9 مارچ کو احمد شاہ ابدالی نے اپنی بھاری توپ سے، جو صرف ایک تھی، مغل لشکر کے خیموں پر آگ برسانا شروع کر دی۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ گولے خندقوں اور خیموں پر گرے، کچھ سرداروں کی چھولداریوں پر بھی گولے گرے، جس کے نتیجے میں جانوروں اور لشکریوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔
उस आतिशबारी से इतनी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए कि अपने सालारों के दबाव पर मजबूर होकर निजामुल मुल्क ने पूरी ताकत और कुव्वत से अहमद शाह अब्दाली पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। जंग की इब्तदा करने से पहले लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से किए गए। लश्कर के अंदर जिस कदर तुर्क थे उनका एक लश्कर अलहदा कर दिया गया। तुर्कों के उस लश्कर का कमांडार वजीर निजामुल मुल्क के बेटे मीर मन्नू को बनाया गया। उसका पूरा नाम तो मीर मोइनुद्दीन खान था। प्यार और मोहब्बत से उसे मीर मन्नू के नाम से पुकारा जाता था और मोइनुल मुल्क के खिताब से वो सरफराज किया गया था। ये शख्स बला का जुर्रतमंद, दलेर, शुजा, उम्दा और नायाब किस्म का तेगजन और जंग का वसी तजर्बा रखता था। उस वक्त मुगलों के लश्कर में जो ईरानी सिपाही थे उनका कमांडार औद के हाकिम सफदर जंग को मुकर्रर किया गया और ईरानियों के उस हिस्से को जंग का दायां पहलू करार दिया गया। लश्कर के एक हिस्से को कल्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसकी कमांडारी शहजादा अहमद और वजीर निजामुल मुल्क के हाथ में थी। लश्कर का एक हिस्सा बाएं पहलू के तौर पर अलहदा किया गया। उस हिस्से का कमांडार जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह को बनाया गया था, जिसके तहत कुछ मुगल लश्करियों के अलावा राजपूत लश्करी भी थे। लश्कर का 5वां हिस्सा काबुल के साबिक हुक्मरान नसीर खान की कमांडारी में रखा गया था और उसके जिम्मे लश्कर की पुश्त और पड़ाव की हिफाजत लगाई गई थी। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने भी लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दिया। उसके लश्कर में उस वक्त अफगानों के अलावा 3000 ईरानी थे। उन्हें उसने एक ईरानी सालार मोहम्मद तकी खान शिराजी की कमांडारी में दिया। लश्कर के बाकी हिस्से उसने अपने मुख्तलिफ अफगान सरदारों की कमांडारी में दिए थे। लश्कर की तकसीम के बाद अहमद शाह अब्दाली अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ ईरानी लश्कर के सालार मोहम्मद तकी खान शिराजी के पास आया। कुछ देर तक गौर से उसकी तरफ देखता रहा। उसके इस तरह देखने पर मोहम्मद तकी खान शिराजी को शक हुआ कि शायद उससे कोई गलती, कोई खता हुई है। इस बिना पर अहमद शाह अब्दाली उसकी तरफ आया है और उसे मैदान जंग में सजा देने का इरादा रखता है। आखिर अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद तकी खान शिराजी को मुखातिब करके कहना शुरू किया, तकी शिराजी, मैंने तुम्हारे जिम्मे एक और इंतहाई अहम जिम्मेदारी लगाने का फैसला किया है। देखो, हिंदुस्तानी लश्कर सरहिंद से बाहर इन मैदानों में हमारे खिलाफ जान तोड़कर लड़ेगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि सरहिंद से आगे हमें दिल्ली की तरफ पेशकदमी ना करने दें और यहीं से हमें मार भगाएं, जबकि हमने कोशिश ये करनी है कि सरहिंद के नवाह में मुगलों के इस लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद नादिर शाह की तरह हमने भी दिल्ली की तरफ पेशकदमी करनी है और नादिर शाह की तरह ही दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेना है। यहाँ तक कहने के बाद अहमद शाह अब्दाली रुका, फिर अपनी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, तकी शिराजी, मैं जानता हूँ तुम एक नायाब सरदार और एक उम्दा सालार हो। मैं चाहता हूँ कि जंग के दौरान तुम हिंदुस्तान की सल्तनत के वजीर निजामुल मुल्क के बेटे मीर मन्नू का मुकाबला करो। अभी अभी जो मेरे मुखबिरों ने मुझे इत्तला दी है वो ये है कि तुर्कों का एक गिरोह अलहदा किया गया है और उस गिरोह को मीर मन्नू की कमांडारी में दिया गया है। ये तुर्क चंद हजार हैं और इनकी तादाद उन ईरानी जंगजुओं से कम है जिन्हें मैंने तुम्हारी कमांडारी में दे दिया है। मैं चाहता हूँ जंग के दौरान तुम मीर मन्नू पर जरब लगाओ। ऐसा करते वक्त एक बात जहन में जरूर रखना, हिंदुस्तानी लश्कर में इस वक्त मुझे किसी से खतरा है तो वो सिर्फ मीर मन्नू है। याद रखना, ये शख्स बला का जंगजू, जंग का वसी तजर्बा रखने के साथ साथ दलेरी, शुजात, हिम्मत और जुर्रतमंदी में अपना सानी, अपना जवाब नहीं रखता। इसने बड़े बड़े सूरमाओं पर अपना दबदबा कायम कर रखा है। तकी शिराजी, मीर मन्नू उन जवानों में से हैं जो वहशतों के मनाजिर में दर्द की अंधी घुटन की तरह अपने दुश्मन को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मेरा तुम्हें मशवरा है कि उसके सामने आते ही उस पर परागंदा कर देने वाली सयाल आतिश, रक्स करते वहशी फितरों की तरह हमलावर होकर उसकी हर चाल, उसके हर फरेब को नाकाम बनाकर रख देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, फिर वो जवाबी कार्रवाई करते हुए तुम पर तलखियों के अनबोह, खौफनाकी के हजूम, मौत के शराब, रूह के अजाब की तरह तुम पर वारिद होगा और तुम्हारे हर तरफ ऐसे तूफान खड़े कर देगा कि तुम्हें अपने 400 कजा फरोश अनासिर के अलावा कुछ दिखाई ना देगा। अहमद शाह अब्दाली जब खामोश हुआ तब तकी शिराजी छाती तानते हुए कहने लगा, मीर मन्नू की ऐसी तैसी, आप देखिएगा कि जंग की इब्तदा होने के बाद मैं पहले हमले ही में उसे लपेट कर रख दूंगा और उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो जंग में कोई बड़ा कारनामा दिखा सके। अहमद शाह अब्दाली अपने उस ईरानी सालार के उस जज्बे और वलवले से मुतमईन हो गया था। फिर दोनों लश्करों ने अपनी सफें दुरुस्त की। उसके साथ देखते ही देखते दोनों लश्कर एक दूसरे पर रग रग में छुपे खौफ, लावे की उबलती लहरों, भाप और तेल के जलते गुबार और अंदेशों भरे बगोलों की तरह टूट पड़े थे। मैदान जंग में वहशतों की कबा ओढ़े खौफ की जलती तारीकियां, नजर नजर में खौफ, नफ्स नफ्स में वहशत भरने लगी थी। उनके दरमियान सुबह सवेरे ही जंग की इब्तदा हो गई थी।
मौर्रखीन लिखते हैं कि सुबह सवेरे दोनों लश्करों के छोटे छोटे हिस्से आपस में टकराए थे। हिंदुस्तानी लश्कर की बदकिस्मती कि जंग की इब्तदा होने से थोड़ी ही देर बाद जिस वक्त निजामुल मुल्क अपने खेमे में अपने मुसल्ले पर बैठा वजाइफ में मसरूफ था कि दफातन उसके खेमे को चाक करता हुआ एक गोला अहमद शाह अब्दाली के लश्कर की तरफ से आया और जमीन पर गिरा, फिर उछला और निजामुल मुल्क की पीठ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। उस मौके पर कुछ लश्करी निजामुल मुल्क के करीब थे, वो उसे संभालने लगे थे। मौर्रखीन लिखते हैं कि ये बात बज़ाहिर अनहोनी सी मालूम होती है कि अहमद शाह अब्दाली की तोपों का निशाना इतना सीधा था कि पहला गोला ही ठीक वजीर के खेमे में आकर गिरा और उसे मौत का जख्म लगाता चला गया। लेकिन मौर्रिख आनंद राम ने अपने तज़किरे में पहले गोले के निजामुल मुल्क को लगने की कुछ वजूहात बयान की हैं। आनंद राम का बयान है कि 20 रबीउल अव्वल को अफगान लश्कर के 2 आदमी निजामुल मुल्क की खिदमत में बाजियाब हुए। निजामुल मुल्क से मुलाकात करने के बाद उन्होंने निजामुल मुल्क को यकीन दिलाया कि वो दोनों लाहौर के साबिक वाली जकरिया खान के पुराने जाननिसारों और वफादारों में से हैं और उन्हें जबरन अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में शामिल कर लिया गया था, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से मुगल लश्कर को छोड़ने पर तैयार न थे। उन्होंने निजामुल मुल्क को यह भी यकीन दिलाया कि वो अपने तमाम दूसरे साथियों के साथ जंग के दौरान निजामुल मुल्क के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। निजामुल मुल्क ने उस दास्तान पर एतमाद कर लिया, उनके साथ मेहरबानी का बर्ताव किया और दारोगा को हुक्म दिया कि इन दोनों के नाम अपनी सिपाह की फहरिस्त में दाखिल कर लिए जाएं। साथ ही निजामुल मुल्क ने इनाम के तौर पर उन्हें कुछ रकम भी दी। इस तरह जरूरी मालूमात और इतलात लेकर वो लोग अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में वापस चले गए और निजामुल मुल्क को ये झांसा दे आए कि वो अपने आदमियों को लेकर वापस आते हैं। इस तरह अहमद शाह अब्दाली के उन 2 जासूसों ने अहमद शाह अब्दाली के तोपचियों को निजामुल मुल्क के खेमे के महल्ले वकू से आगाह कर दिया था, जिसकी बिना पर पहला गोला ही खेमे को लगा और निजामुल मुल्क को जख्मी करता चला गया। इसके अलावा तारीखे अहमद शाही के मुसन्निफ ने इस सिलसिले में एक और किस्सा बयान किया है। वो कहता है कि एक रोज अहमद शाह अब्दाली ने अपने कुछ आदमियों के जरिए ऊंट पर कुछ फल लादकर मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद को भेजे। उस खत में इस तमन्ना का इजहार किया गया था कि अगर काबुल और ठट्टा नादिर शाह की तरह उसके हवाले कर दिए जाएं, नीज ये कि नादिर शाह दिल्ली से जो रुपया ले गया था उसकी तरह उसे भी रकम मुहैया की जाए तो वो वापस चला जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद ने वो खत और ऊंटनी ओद के हाकिम के जरिए अपने वजीर निजामुल मुल्क को रवाना कर दिए। निजामुल मुल्क ने अहमद शाह अब्दाली को पैगाम भेजा कि उसे 10 बस्ता हजूर शाही में हाजिर होना चाहिए, तभी शहनशाह की तरफ से उसके जराइम की सजा माफ हो सकती है। उस मौके पर जो शख्स सफारत के फराइज अंजाम दे रहा था वो तोप चलाने वाला एक लश्करी था जिसका नाम मेहदी कुली था। कुछ मौर्रखीन का ख्याल है कि आने वाला वो शख्स जिसका नाम मेहदी कुली था अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में तोप खाने का अफसर आला था। निजामुल मुल्क से गुफ्तगू करने के बाद वही मेहदी कुली अजीब से अंदाज में हरकत में आया। निजामुल मुल्क के खेमे से वापस जाते हुए उसने अपने कदमों का शुमार करके खेमे के फासले का अंदाजा कर लिया। यही वजह थी कि अहमद शाह अब्दाली के तोपचियों ने जब गोले दागने शुरू किए तो पहला गोला ही निजामुल मुल्क के खेमे में आकर लगा, इसलिए कि मेहदी कुली ने अपने कदमों के जरिए अपने लश्कर की तोपों और निजामुल मुल्क के खेमे के दरमियान फासले को नाप लिया था और उस नाप के मुताबिक गोला चलाया जिसने निजामुल मुल्क के खेमे को अपना हदफ बनाया। उस वक्त जंग की अभी इब्तदा ही हुई थी कि मीर मन्नू को खबर पहुंची कि उसके बाप को तोप का गोला लग गया है। लिहाजा अपनी जगह उसने दूसरे सालारों को अपने हिस्से के लश्कर का कमांडर बनाया और खुद शहाबुद्दीन के साथ अपने बाप के खेमे की तरफ लपका था। जिस वक्त वो दोनों निजामुल मुल्क के खेमे में दाखिल हुए उस वक्त निजामुल मुल्क अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका था। मीर मन्नू और शहाबुद्दीन उसके सामने आकर बैठे तो कुछ देर अजीब से अंदाज में उसने दोनों की तरफ देखा। फिर आखिरी अल्फाज जो उसने अदा किए वो कुछ इस तरह थे, मेरे बच्चे, मेरा तो अब चल चला का वक्त आ गया है, शहनशाह का काम अभी बाकी है। तुम फौरन सवार होकर मैदान जंग में जाओ, दुश्मन पर हमला कर दो, कबल इसके कि मेरी मौत की खबर मुंतशिर हो। आका का हक के नमक हर चीज पर बाला है, मेरी परवाह ना करो। उन अल्फाज के बाद कलमा शहादत पढ़ता हुआ निजामुल मुल्क अदम को कूच कर गया था। अपने बाप का हादसा वफात मीर मन्नू के लिए बड़ा दिलदोज अलमिया था, लेकिन उसने हवास काबू में रखे और हिम्मत से काम लिया। उसने निजामुल मुल्क यानी अपने बाप को खून आलूद कपड़ों में ही उस खेमे में दफन कर दिया जिस खेमे में वो मुसल्ले पर बैठकर तिलावत कर रहा था, और जमीन इस तरह बराबर कर दी कि कब्र का निशान किसी तरह बाकी ना रहे। उसके बाद मीर मन्नू अपने बाप के हाथी पर सवार हुआ और हुक्म दिया कि नकारे बजा दिए जाएं।
मीर मन्नू ने अपने बाप के मरने की खबर किसी सालार को ना दी, हत्ता कि मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद को भी ये खबर ना होने दी और मशहूर ये किया गया कि निजामुल मुल्क को जुकाम की शिकायत हो गई है और उसने अपने फर्जंद मीर मन्नू को हुक्म दिया है कि उसकी जगह वो लश्कर की कमानदारी अपने हाथ में ले ले और जंग जारी रखे। दोनों लश्करों के कुछ हिस्से शुरू में एक दूसरे पर बुरी तरह हमलावर होकर टकराए थे, लेकिन बाद में जब तोपें चलने लगी तो टकराने वाले लश्कर के वो हिस्से पीछे हट गए थे, लिहाजा एक दूसरे पर तोपें दागी जाने लगी थी। तोपें दागे जाने के उस अमल के दौरान मीर मन्नू ने अपने लश्कर के सारे सालारों को अपने पास तलब किया। जब वो उसके पास जमा हो गए तब उसने दिल हिला देने वाले अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, जो मेरे साथ जंग में शरीक होना चाहता है मैं उसे खुशामदीद कहता हूँ, और जो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो अपने खेमे में बड़े शौक से वापस जा सकता है, क्योंकि जंग के दौरान पीठ फेरना तबाहकुन साबित हो सकता है। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो जब तक तन में जान है इंशाअल्लाह मैदान जंग से कदम नहीं हटाऊंगा। उस तकरीर के बाद मीर मन्नू अपने पूरे लश्कर को हरकत में लाया और अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ किसी न किसी तरह निजामुल मुल्क की हलाकत की खबर अहमद शाह के लश्कर में भी फैल गई थी। उस खबर के मिलते ही ईरानी सालार अली कुली शिराजी ने अहमद शाह अब्दाली की हिदायत के मुताबिक अपने हिस्से के लश्कर का रुख मोड़ा और सारा जोर मीर मन्नू की तरफ लगा दिया और पे दर पे और मुसलसल हमले उसके हिस्से के लश्कर पर शुरू कर दिए थे। मोर्रखीन लिखते हैं, उस मौके पर मीर मन्नू शुजात का पैकर बना हुआ था। उसने अपने आदमियों का दिल बढ़ाया और हमलावरों का सेले रवा रोक दिखाया। फिर जब मीर मन्नू ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अली कुली शिराजी पर हमले शुरू किए तो अली कुली को पीछे हटना पड़ा था। ये सूरत हाल अहमद शाह अब्दाली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा मीर मन्नू पर दबाव बढ़ाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अली कुली की मदद के लिए अपने कुछ और दस्ते भी उसकी कमानदारी में रवाना कर दिए थे। हैरत और कमाल की बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली ने लगातार कई लश्कर अली कुली की मदद के लिए भिजवाए ताकि वो मीर मन्नू को हर सूरत में पसपा करे। अहमद शाह अब्दाली का ख्याल था कि अगर जंग के दौरान मीर मन्नू को पसपा कर दिया गया तो फिर उसकी फतह यकीनी है, लेकिन वक्त की आंख ने देखा कि अहमद शाह अब्दाली के पे दर पे लश्कर रवाना करने के बावजूद अली कुली ताबड़तोड़ हमले करते हुए मीर मन्नू को जरा बराबर भी पीछे न हटा सका था। इधर मीर मन्नू के अलावा दूसरे सालार सफदर जंग और ईश्वरी सिंह भी सर पर कफन बांधे आला शुजात और जुर्रतमंदी का इजहार कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब देखा कि मीर मन्नू को किसी तरह पसपा नहीं किया जा सकता तब उसने एक और चाल चली। मुगलों के लश्कर में जो राजपूत शामिल थे वो जंग के दौरान केसरी और जोफरानी लिबास पहनकर मैदान जंग में आए थे और इस अज़्म के साथ मैदान जंग में उतरे थे कि या तो फतह हासिल करेंगे या जान दे देंगे। अहमद शाह अब्दाली के तरबियत याफ्ता लश्करी जब उन राजपूतों पर हमलावर हुए तो राजपूत जो तलवार के धनी थे, जिन्हें अपनी शमशीर जनी पर भरोसा था, अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के तूफानी हमलों के सामने नाकारा साबित हुए। मुख्तलिफ हमलों के दौरान अनगिनत राजपूत मैदान जंग में काम आए। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के ये हमले इतने खौफनाक थे कि राजपूतों को तलवार चलाने का मौका ही ना मिलता था और दुश्मन से ये दूबदू जंग की नौबत ही ना आई थी। इस अजीबो गरीब अंदाजे जंग ने राजपूत लश्करियों के आसाब को खस्ता और मुजमहिल कर दिया था, जो सदियों से अपने मखसूस तर्जे जंग में महारत की बिना पर इम्तियाजे खास के हामिल चले आते थे, लेकिन यहाँ उनकी हर महारत नाकाम होती दिखाई दे रही थी। राजपूतों की उस बेबसी और कमजोरी को अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों ने महसूस कर लिया था। चुनाचे उन्होंने अपना सारा जोर राजपूतों के लश्कर के खिलाफ लगा दिया था और जोरदार हमले करते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के जोरदार हमलों के बाइस राजपूत लश्करियों का हाल अबतर हो गया। उनके हजारों साथी मैदान जंग में काम आ चुके थे। उनके सालार राजा ईश्वरी सिंह के हवास भी जाते रहे थे। उसने जब देखा कि चारों तरफ उसके साथियों और लश्करियों की लाशें पड़ी हैं तो वो बदहवास हो गया था। आखिर ईश्वरी सिंह और दूसरे सालारों को अपनी सलामती इसमें नजर आई कि वो राह फरार इख्तियार करें और जिस तरह हो सके अपनी जानें बचा लें। वो लोग जो जोफरानी लिबास पहनकर और मारने या मरने, फतह हासिल करने या जान देने का अहदे मोहकम करके जंग में उतरे थे, जिन्हें अपनी बहादुरी और शुजात पर फख्र और नाज था, उस वक्त वो इंतहाई सरासीमगी और बदहवासी के आलम में अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सामने से दुम दबाकर भाग निकले थे। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सामने राजपूतों की सरासीमगी और दहशतजदगी का अंदाजा इससे हो सकता है कि हल्का फुल्का होकर भागने के लिए उन्होंने अपना बहुत सा साजो सामान और जंगी आलात तक फेंक दिए। कुछ ने अपने सामान को आग लगा दी और मैदान जंग से भाग निकले। राजपूतों का सफाया करने और उन्हें पसपा करने के बाद अब अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ बहुत मुतमईन था
अब उसने अपने पूरे लश्कर का जोर और कुव्वत मीर मन्नू के मुकाबले में लाकर झोंक दिया था। मीर मन्नू पूरी दलेरी और हौसले के साथ अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों की यलगार को रोक रहा था। उस जंग में शहाबुद्दीन, कावर्द खान, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन पूरी तरह उसका साथ दे रहे थे। अहमद शाह अब्दाली और मीर मन्नू के लश्कर के दरमियान ये खौफनाक टकराव था, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के अनगिनत लश्करी मैदान जंग में काम आ गए थे। मुगल और अहमद शाह अब्दाली के लश्करी अब आमने सामने और 10 ब 10 जंग कर रहे थे। ये बड़ी होलनाक और खौफनाक जंग थी। एक तरफ लश्करी आपस में टकरा रहे थे, दूसरी तरफ तोपखाने से आतिशबारी हो रही थी, किसी तरफ तीरों की बरसात भी एक दूसरे पर की जा रही थी। सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे, मौत का बाजार गर्म था, जख्मियों की कराहें आसमान तक पहुंचती थी। उस जबरदस्त जंग में मीर मन्नू ने शुजात और दलेरी का ऐसा मुजाहिरा किया जिसे बेनजीर और बेअदील कहा जा सकता था। वो बार बार अपना तरकश खाली कर रहा था और बढ़ते हुए अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सीने अपने तीरों से छेद रहा था और हर तरफ से बेपरवाह होकर पूरे अज़्म और सबात के साथ मर्दे मैदान बना हुआ था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस जंग की होलनाकी और शिद्दत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शायद ही कोई अमीर और सालार ऐसा होगा जो जख्मी होने की सआदत से महरूम रह गया होगा। शहाबुद्दीन के कई तीर लगे थे, तलवार के भी कुछ जख्म आए थे, कावर्द खान भी जख्मी था। इबादुद्दीन और शरफुद्दीन क्योंकि पिछले हिस्से में थे, वो महफूज रहे थे। जख्मी होने के बावजूद शहाबुद्दीन और कावर्द खान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। दूसरी तरफ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि खुद मीर मन्नू भी जख्मी हुआ था, दूसरे कई सालार भी बुरी तरह जख्मी हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत न हारी थी, इसलिए कि वो देख रहे थे जख्मी होने के बावजूद मीर मन्नू मैदान जंग में शेर की तरह धाड़ते हुए चारों तरफ मुखालिफों पर जरबे लगा रहा था। जंग के उस नाजुक तरीन मरहले पर मीर मन्नू और उसके दीगर सालारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अहमद शाह अब्दाली ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसने चूंकि राजपूतों को पसपा कर दिया है, लिहाजा मीर मन्नू ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर ना सकेगा और शिकस्त उठाकर भाग खड़ा होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मीर मन्नू बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। अजीब से अंदाज में नारे बुलंद करता हुआ हमलावर होता और अपने मातहत दस्तों के साथ अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में जिस तरफ भी रुख करता, अपने पीछे लाशों की सफ़ें बिछाता चला जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद शाह अब्दाली आलम इस्लाम का एक नायाब और बेअदील मुजाहिद था, लेकिन इसका क्या कहिए कि उसके मुकाबले में मीर मन्नू भी कहरमानियत की तुग़यानियों और झूम के उठते तुंद तूफानों की तरह साबित हुआ था। मीर मन्नू अब चारों तरफ हमलावर होते हुए तूफान खड़ा कर रहा था। अब चहारसू कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो गया था। इतनी देर तक वली अहद अहमद और एक दूसरा सालार नासिर खान भी लश्कर के एक हिस्से के साथ मीर मन्नू की मदद के लिए पहुंच गए और जंग पहले की निस्बत ज्यादा जोशो खरोश और जोरो शोर के साथ शुरू हो गई थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये हमले ऐसे जोरदार थे कि अहमद शाह अब्दाली के लश्करी गिरदाब में फंसने लगे थे। मीर मन्नू ने यह सब इतना अचानक कर दिखाया था कि उनकी अकल गुम होकर रह गई थी और वो हर तरफ से दरमांदा और घिरे हुए नजर आ रहे थे। मीर मन्नू के तेज हमलों के बाइस अब उनके लिए नामुमकिन था कि वो मैदान में ठहर सकते और मुकाबला जारी रख सकते। जिस वक्त मीर मन्नू ने अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर अपना जोर और दबाव बढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त उसने एक और अहम काम भी सरअंजाम दिया था। उसने एक छोटे सालार को हुक्म दिया कि अपने तोपचियों से जाकर कहे कि वो तोपों के गोले लगातार अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में दागना शुरू कर दें। ये पैगाम मिलते ही तोपची हरकत में आए। उन्होंने भी अपने काम की इब्तिदा कर दी थी। मीर मन्नू के उस फैसले से अहमद शाह अब्दाली के लिए एक खूनी इब्तला उठ खड़ी हुई थी। मुगल तोपचियों ने जब तोपें चलाते हुए गोले दागने शुरू किए तो कुछ गोले अहमद शाह अब्दाली के बारूद खाने में लगे और वहां आग लग गई। अहमद शाह अब्दाली लाहौर से जो बारूद और आतशी तीर अपने साथ लाया था, बारूद तो भड़क उठा और आतशी तीर उड़ उड़ कर खुद अपने ही लश्करियों पर गिरने लगे थे और बारूद के आग लगने की वजह से शोलों की लिपटें आसमान से बातें करने लगी थी। इसके अलावा बारूद के धमाकों और तीरों की आतिश रेजियों से अहमद शाह अब्दाली के कमोबेश 1000 ईरानी लश्करी हलाक हो गए थे। बारूद बड़ी तेजी से आग पकड़ चुका था और बारूद की आग की वजह से चारों तरफ से शाएं शाएं की आवाजें आने लगी थी। उस मौके पर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बारूद को आग लगी और चारों तरफ आग फैलने लगी तो तेज भड़कती आग की वजह से शाएं शाएं की आवाज आने लगी तो अहमद शाह के लश्करियों ने यह समझा कि शायद आसमान से कोई अनदेखी मुसीबत और बला नाजिल हो रही है और वो ये कह रही है कि शाह कहाँ है, शाह कहाँ है। उस वहशत के बाइस अहमद शाह अब्दाली के लश्करी जिधर मुंह उठा सर पर पांव रखकर निहायत बेतरतीबी, अफरा तफरी और बदहवासी में भाग खड़े हुए। उस मौके पर भी अहमद शाह अब्दाली जैसे नायाब मुजाहिद ने
उसने तदबीर से काम लेकर अपने लश्करियों को मुकम्मल हलाकत से बचा लिया था। उसने हालात का जायजा लेने के बाद सरहिंद की तरफ पसपाई इख्तियार की, जबकि मीर मन्नू ने बड़ी कुव्वत और बड़ी शिद्दत के साथ अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों का ताक़ुब किया था। अहमद शाह अब्दाली बड़ी एहतियात के साथ पसपाई इख्तियार कर रहा था। वो एकदम सरहिंद शहर की तरफ नहीं गया। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वहां तक मीर मन्नू उसका ताक़ुब करेगा और उसके लश्कर को काट कर रख देगा। लिहाजा अहमद शाह अब्दाली ने अक्लमंदी से काम लेते हुए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मानपुर के मैदान जहां जंग हुई थी और सरहिंद शहर के दरमियान एक काफी बड़ी बस्ती थी। अहमद शाह अब्दाली पसपा होकर उस बस्ती में दाखिल हुआ और वहां महसूर हो गया, और मीर मन्नू जब उसका ताक़ुब करते हुए उस बस्ती के करीब आया तो महसूर होकर अहमद शाह अब्दाली के लश्करी उस पर तीर अंदाजी करने लगे। इस तरह मीर मन्नू को उस बस्ती के करीब आकर रुक जाना पड़ा। आखिर जब रात हुई तो मीर मन्नू मैदान जंग की तरफ वापस चला गया। अहमद शाह अब्दाली रात की तारीकी में उस बस्ती से निकलकर सरहिंद शहर पहुंचा और वहां से वो अफगानिस्तान जाने की तैयारियां करने लगा था। अहमद शाह अब्दाली का ताक़ुब तर्क करके जब मीर मन्नू वापस अपने पड़ाव में आया तो सबसे पहले उसने जंग में काम आने वालों की तजहीज और तकफीन का काम सर अंजाम दिया, और जिस वक्त अपने जख्मी लश्करियों को एक जगह जमा करने का हुक्म दे रहा था उस वक्त उसने कुछ सोचते हुए अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कुछ सोचा, फिर अपने एक सालार को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरा छोटा भाई शहाबुद्दीन कहाँ है? मैंने जिस वक्त भागते दुश्मन का ताक़ुब किया था उस वक्त वो मेरे साथ था। वापसी में भी मैंने उसे अपने पहलू में देखा था। अब वो कहाँ चला गया है? जिस सालार को मीर मन्नू ने मुखातिब किया था वो मीर मन्नू को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अभी देख कर आता हूँ कि शहाबुद्दीन कहाँ है। वो वहां से हटने ही लगा था कि एक लश्करी तकरीबन भागता हुआ आया और मीर मन्नू को मुखातिब करके कहने लगा, आपका भाई शहाबुद्दीन यहाँ से दाएं जानिब अपने घोड़े से गिर पड़ा है, वो शदीद जख्मी है। उस इंकशाफ पर मीर मन्नू का चेहरा पीला हो गया था। हालांकि मीर मन्नू खुद जख्मी था, उसे भी गोली लगी थी, लेकिन बचाव हो गया था, इसलिए कि गोली उसकी रान की जिल्द को चीरती हुई निकल गई थी, जो उसके लिए खतरे का बाइस न थी। आने वाले उस लश्करी के उस इंकशाफ पर मीर मन्नू कुछ देर तक अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने इर्द गिर्द खड़े सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, सारे जख्मियों को यहाँ जमा करने के बाद तबीबों से कहो कि उनकी देखभाल और मरहम पट्टी करें। मैं देखता हूँ शहाबुद्दीन को क्या हुआ। इसके साथ ही मीर मन्नू ठिठक कर रुक गया, इसलिए कि उसके सामने शहाबुद्दीन का घोड़ा खड़ा था, जबकि घोड़े के करीब ही शहाबुद्दीन जमीन पर बेसुध सा लेटा हुआ था। उसकी रान में 2 तीर पैवस्त थे, जबकि दूसरी रान और बाजू बताता था कि वहां भी तीर पैवस्त हुए थे जो निकाल दिए गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए मीर मन्नू ने फौरन एक लश्करी को तबीब को बुलाने के लिए कहा। वो लश्करी भागता हुआ वहां से चला गया था। मीर मन्नू आगे बढ़ा। पहले उसने शहाबुद्दीन के घोड़े से पानी की छागल उतारी, जमीन पर बैठा, शहाबुद्दीन का सर अपनी गोद में रखा। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने आंखें खोलकर मीर मन्नू की तरफ देखा था, साथ ही उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। मीर मन्नू ने छागल का मुंह खोलकर शहाबुद्दीन के मुंह से लगाया और कहने लगा, पहले पानी पियो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। मुस्कुराती आंखों और तबस्सुम खेज चेहरे के साथ शहाबुद्दीन ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर हल्की सी आवाज में कहने लगा, बस। मीर मन्नू ने छागल का मुंह बंद करके उसे जीन से बांध दिया। इतनी देर तक जो लश्करी भागता हुआ गया था वो एक तबीब को ले आया। तबीब भी मीर मन्नू के पास बैठ गया। मीर मन्नू उसे मुखातिब करके कहने लगा, पहले इसकी रान में जो 2 तीर पैवस्त हैं वो निकालें और वहां मरहम पट्टी कर दें। इसके बाद मैं देखता हूं कि इसके और कहां जख्म है। तबीब ने बड़ी आहिस्तगी और आराम से 2 तीर निकाले और जख्मों को धोया और वहां मरहम लगाकर पट्टी बांध दी थी। उसके बाद शहाबुद्दीन का जायजा लिया गया। दूसरी रान पर भी जख्म थे, वहां भी पट्टियां बांध दी गई। बाएं बाजू पर भी एक जख्म था, वहां भी तबीब ने मरहम पट्टी कर दी थी। तबीब जब उस काम से फारिग हुआ तब शहाबुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया, फिर तबीब को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपका शुक्रगुजार और ममनून हूं कि आपने मेरी मरहम पट्टी की। अब आप जाएं, इसलिए कि बहुत से लश्करियों को आपकी जरूरत होगी। उस मौके पर मीर मन्नू ने तौसीफी अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर हाथ के इशारे से उसने तबीब को चले जाने का हुक्म दिया, जिस पर तबीब तकरीबन भागता हुआ वापस उधर जा रहा था जहां जख्मियों को जमा किया जा रहा था। तबीब के जाने के बाद कुछ देर तक बड़ी मोहब्बत और चाहत में मीर मन्नू शहाबुद्दीन की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, छोटे, मैं जंग के दौरान तुम पर भी गाहे बागाहे नजर डालता रहा था। जंग में तुम्हारी कारगुजारी सबसे उम्दा रही है। तुमने बढ़ चढ़कर हमले किए। अहमद शाह अब्दाली के लश्कर को शिकस्त देने के बाद जब मैंने ताकुब किया तो तुम ताकुब में भी शामिल थे।
वापसी में मेरे साथ थे। तुमने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि कब तुम जख्मी हुए, कब तुम्हें तीर लगे। मेरे भाई, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। जिस वक्त तुम्हें तीर लगे थे उस वक्त तुमने मुझे बताना था, मैं तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी करवा देता। यहाँ तक कहने के बाद मीर मन्नू जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, मन्नू मेरे भाई, आप खुद जख्मी होकर दुश्मन पर जानलेवा हमले कर रहे थे। मैं भी आपका भाई हूँ। मैं कैसे पसंद करता कि बड़ा भाई जख्मी हालत में भी दुश्मन को शिकस्त देने और पसपा करने वाले हमले कर रहा है और मैं चंद तीर खाने के बाद जंग से मुंह मोड़ लूं। ये मेरी फितरत, मेरी जिबिल्लत, मेरी सरिश्त के बिल्कुल खिलाफ था। जंग जिस वक्त जोरों पर आई थी उस वक्त मेरी पुश्त पर तीर लगे थे। रान और बाजुओं के तीर मैंने निकाल फेंके थे, लेकिन ये दो अटक कर रह गए थे। ये चूंकि मेरे लिए तकलीफ का बायस भी नहीं थे, लिहाजा मैंने इन्हें रहने दिया और मैं जंग में मसरूफ रहा। ताकुब करने के बाद जब मैं वापस लौटा तो शायद खून निकल जाने से मैं कुछ निढाल सा हो गया था। मैं घोड़े से गिरा नहीं, घोड़े से खुद उतरकर सुस्ताने और थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ जमीन पर लेट गया था। मेरे अजीज भाई, लेकिन फिक्रमंद ना होना। मेरे ये जख्म ना खतरनाक है ना तकलीफ दे है, लेकिन इस मौके पर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेरे यूं जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना करना। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में मीर मन्नू कुछ देर तक शफकत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा था, फिर मुस्कुराया, हल्की सी एक चपत उसके गाल पर लगाई और कहने लगा, बच्चों किसी बातें ना करो। अगर मैं तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना करूंगा तो क्या तुम समझते हो कि पार्वती को तुम्हारे जख्मी होने की खबर नहीं होगी? अनगिनत लश्करियों में से कोई ना कोई पड़ाव में जाकर तुम्हारे जख्मी होने की खबर दे देगा। इस तरह तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को हो जाएगी। मीर मन्नू के उन अल्फाज के जवाब में कुछ देर खामोश रहकर शहाबुद्दीन कुछ सोचता रहा, फिर उसकी दुख भरी आवाज सुनाई थी, मीर मन्नू मेरे अजीज भाई, वो बड़ी नाजुक और कमजोर सी लड़की है। उसके आगे शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मीर मन्नू बोल उठा था, तुम ये कहना चाहते हो कि वो नाजुक सी, कमजोर सी, बुज़दिल सी लड़की है। तुम्हारे इस तरह जख्मी होने को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरी सोचें तुमसे मुख्तलिफ हैं। मैं सोचता हूं कि उसे तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला फौरन करनी चाहिए। वो खुद तुम्हें संभालेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी और उसकी देखभाल से तुम बहुत जल्द ठीक और चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहने ही वाला था कि मीर मन्नू ने अपने सामने देखा। एक तरफ से इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, कावर्द खान, गोहर आरा, माहुल मुल्क, पार्वती और अरुमा बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। शहाबुद्दीन ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था, लिहाजा मीर मन्नू की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आप जरा पीछे हट जाएं, मैं उठ खड़ा होता हूं। मेरे खड़ा होने से पार्वती ये ख्याल करेगी कि मैं ठीक हूं, इस पर वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं होगी। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में मीर मन्नू उसके रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि शहाबुद्दीन वाकई हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। इतनी देर तक पार्वती तकरीबन भागती हुई करीब आ गई थी। आते ही पार्वती ने अपना दायां बाजू उसकी कमर में डाला, जबकि शहाबुद्दीन का बायां बाजू पकड़कर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया था। फिर वो बड़े गौर, बड़े तजस्सुस, बड़ी फिक्रमंदी, इंतहाई तशवीशनाक अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगी थी। इतनी देर तक गोहर आरा, इबादुद्दीन, माहुल मुल्क, शरफुद्दीन और अरुमा वहां पहुंच गए थे। पार्वती के बाद माहुल मुल्क भागती हुई वहां पहुंची थी और आते ही सबसे पहले उसने अपने आंचल के पल्लू से शहाबुद्दीन का चेहरा साफ किया, उसकी पेशानी पर कई बोसे दिए, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे अजीज और नायाब भाई, शरफुद्दीन मुझे जंग के दौरान तुम्हारी शुजात और तुम्हारी दलेरी और तुम्हारी नायाब कार्रवाइयों की दास्तानें सुना चुके हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी और फतहमंदी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे अजीज भाई, बता तुझे कहाँ जख्म लगे हैं, मुझसे कोई चीज ना छुपाना। तुम जानते हो कि मुझे तुमसे किस कदर मोहब्बत है। अगर छुपाओगे तो याद रखना मैं यहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ जाऊंगी। उसके साथ ही माहुल मुल्क रो देने वाली हो रही थी। दूसरी तरफ पार्वती होंठ काट रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। गोहर आरा आगे बढ़ी, पहले शहाबुद्दीन के बालों में अपनी उंगलियां फेरी, फिर उसके शाने दबाने लगी थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगा, पार्वती रोती क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम एक मुजाहिद की बीवी हो और ऐसे हादसे तो अक्सर और बेशतर पेश आते ही रहते हैं। मेरे जैसे लोग अपनी कामयाबी के दर खोलने के लिए अक्सर मौत व कज़ा के दरवाजों पर दस्तक देते रहते हैं। उससे आगे शहाबुद्दीन कुछ न कह सका, इसलिए कि पार्वती ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। उस मौके पर मीर मन्नू मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसकी एक टांग पर 2 जख्म और दूसरी पर 1 और बाजू पर भी जख्म है। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, तबीब ने मरहम पट्टी कर दी है। पार्वती मेरी बहन, इसने तुम्हें आते हुए देख लिया था।
पहले ये लेटा हुआ था, मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था और तुम्हें देखते ही इसने मुझे मुखातिब करके कहा कि पार्वती आ रही है, लिहाजा इसे खड़ा हो जाना चाहिए ताकि पार्वती ये समझे कि मैं कोई ज्यादा जख्मी नहीं हूं। ये अल्फाज सुनकर पार्वती ने अजीब से अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा। उसके अंदाज में बेमिसाल मोहब्बत, बेहद चाहत और एक नायाब व अजीब सरशारी थी। मीर मन्नू जरा रुककर फिर पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती, यहाँ लेटे ही लेटे शहाबुद्दीन मुझसे कह रहा था मैं उसके जख्मी होने की इत्तला तुम्हें ना दूं, पर मैंने इसे बता दिया था कि मैं अगर तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बेशुमार लश्करी हैं जिन्हें तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला हो चुकी है और उनकी विसातत से ये खबर पड़ाव में पार्वती के पास पहुंच जाएगी। मीर मन्नू जब खामोश हुआ तब माहुल मुल्क बोल उठी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। थोड़ी देर पहले कुछ लश्करी पड़ाव में गए थे और उन्होंने शहाबुद्दीन के जख्मी होने की इत्तला की थी, लिहाजा हम सब भागते हुए इधर आए। भाई, क्या ये मुनासिब नहीं है कि शहाबुद्दीन को पड़ाव में ले जाएं, वहां ये आराम करे और हम इसकी देखभाल कर सकें। मीर मन्नू ने उससे इत्तेफाक किया था। उस मौके पर शरफुद्दीन आगे बढ़ा, फिर पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती मेरी बहन, तुम छोड़ दो, मैं शहाबुद्दीन को खुद सहारा देकर पड़ाव में ले चलता हूँ। उस मौके पर शहाबुद्दीन मुस्कुराया, फिर जवांमर्दी का मुजाहिरा करते हुए कहने लगा, भाई, किसी को मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है, पार्वती भी पीछे हट जाएगी, मैं खुद चलकर पड़ाव की तरफ जाऊंगा। उस मौके पर मीर मन्नू सामने आया और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, तुम शुजा हो, दलेर हो, जुर्रतमंद हो और जख्मी होने के बावजूद मैं ख्याल करता हूँ तुम पड़ाव तक जा सकते हो। पर मेरे भाई, तुम्हारे जख्मों की अभी मरहम पट्टी हुई है, तुम्हारे हरकत करने से जख्मों से खून रिस सकता है, कोई तुम्हें सहारा देकर नहीं ले जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसा तुम अपने लिए आर और बेइज्जती ख्याल करते हो, लिहाजा अपने घोड़े पर बैठकर तुम पड़ाव की तरफ जाओगे। मीर मन्नू के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि मीर मन्नू ने शरफुद्दीन को इशारा किया। इस पर शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावर तीनों एकदम हरकत में आए और शहाबुद्दीन को उठाकर उसके घोड़े पर बिठा दिया था। उस सूरत हाल पर जहां शहाबुद्दीन मुस्कुरा दिया था, वहां उसकी हालत देखते हुए पार्वती के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। उस मौके पर इबादुद्दीन अपनी बीवी गोहर आरा को मुखातिब करके कहने लगा, गोहर आरा, तुम सब शहाबुद्दीन को पड़ाव की तरफ ले जाओ, पार्वती के खेमे में इसकी देखभाल करो। मैं, शरफुद्दीन और कावर्द भाई मीर मन्नू के साथ जाते हैं और जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल करते हैं। गोहर आरा ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर गोहर आरा, माहुल मुल्क, पार्वती और आरूमा चारों शहाबुद्दीन को पड़ाव की तरफ ले जा रही थी। इस हाल में कि पार्वती ने शहाबुद्दीन के घोड़े की बाग पकड़ी हुई थी। घोड़े के एक तरफ माहुल मुल्क थी, दूसरी तरफ गोहर आरा थी। दोनों ने बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन के बाजू थाम रखे थे और पीछे पीछे आरूमा थी। इस तरह वो पड़ाव का रुख कर रहे थे, जबकि मीर मन्नू के साथ इबादुद्दीन, शरफुद्दीन और कावर्द खान उस तरफ जा रहे थे जहां जख्मियों को एक जगह जमा करके उनकी देखभाल की जा रही थी। मीर मन्नू और उसके सालार और लश्करी अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों को पसपा करने के बाद ये तवक्को लगाए हुए थे कि अगले रोज अहमद शाह अब्दाली अपनी उस पसपाई का इंतकाम लेने के लिए फिर मैदान में नमूदार होगा और जंग की तरह डालेगा। इसलिए कि वो सब अहमद शाह अब्दाली की जुर्रतमंदी और जंग में उसके तजर्बे से बाखबर थे। उस मौके पर कुछ हरकारों ने लश्कर के अंदर यह खबर भी उड़ा दी थी कि अहमद शाह अब्दाली जंग के दौरान मारा गया है। कुछ मुखबिरों ने यह भी खबर उड़ा दी कि नहीं, वो शदीद जख्मी हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जो न सिर्फ दलेर और जुर्रतमंद और शुजा था और जंग का वसी तजर्बा रखता था, वो अपने लश्कर को तो पहले ही मुकम्मल तबाही से बचा चुका था, लिहाजा अपना मजीद नुकसान नहीं कराना चाहता था। इसलिए कि उसने रात ही को अपने तोपखाने और खजाने का बड़ा हिस्सा लाहौर की तरफ रवाना कर दिया था, ताकि जब वो वापस जाएगा तो वापसी पर लाहौर से हर चीज लेता जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का जंग के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, लिहाजा वो जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहता था। उसके लश्कर में जो बारूद को आग लगी थी, उसने उसके लश्कर और पड़ाव में तबाही मचा कर रख दी थी। कुछ मुअर्रिखीन, जिनमें इमामुद्दीन हुसैनी सरे फहरिस्त हैं, उनका ख्याल है कि अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में जो बारूद को आग लगी थी, उसे अफगानों ने खुद ही बेख्याली में उन आतिशी तीरों को दुश्मन पर बरसाने के लिए फलीता दिखाया था। उनका रुख क्योंकि अपने लश्कर की तरफ था, लिहाजा जिस वक्त उन्होंने ये आग लगाई तो ये तीर उड़कर आतिशी गुर्ज की तरह खुद अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर ही गिरने लगे थे। साथ ही बारूद को आग भी लग गई। वो होलनाक मंजर देखकर, जो खुद अफगानों ही का पैदा किया हुआ था, जिधर मुंह उठा भाग गए। साथ ही ये भी पुकारते जा रहे थे, ये बला जो हिंदुस्तान से आई है, बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है, पुकार रही थी और बादशाह को तलाश कर रही थी।
احمد شاہ ابدالی کا لشکر نے پسپائی تو اختیار کر ہی لی تھی، لیکن اب وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی باوقار معاہدہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ افغانستان واپسی کا رخ کرے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایرانی سالار تقی شیرازی کو سفیر بنا کر محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے احمد کی طرف روانہ کیا اور اس کے ہاتھ کچھ شرائط بھیجی، جن کے ذریعے احمد شاہ ابدالی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ صلح کا طلبگار ہیں، بشرطے کہ وہ علاقہ جو اس سے پہلے ہندوستان والوں نے نادر شاہ کو دیا تھا اسے دے دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس افغانستان چلا جائے گا۔ ایرانی سالار تقی شیرازی جب احمد شاہ ابدالی کا یہ پیغام لے کر میر منو کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے احمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو شرائط احمد شاہ ابدالی نے اسے دے کر روانہ کیا تھا وہ اس نے ولی عہد احمد کے سامنے پیش کی۔ محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے احمد نے تقی شیرازی کا بہترین انداز میں استقبال کیا اور اسے اپنے قریب بٹھایا، بڑے غور اور تحمل کے ساتھ ان شرائط کو سنا جو احمد شاہ ابدالی نے اس کے ذریعے بھجوائی تھی۔ جب تقی شیرازی خاموش ہوا تب شہزادہ احمد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تقی شیرازی، تم جو شرائط احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لے کر آئے ہو یہ ایسی شرائط ہیں جو ایک فاتح مفتوح کو پیش کرتا ہے، حالانکہ اس جنگ میں ہم فاتح اور احمد شاہ ابدالی مفتوح ہیں۔ ایسی شرائط تو ہمیں بھیجنی چاہیے تھی، الٹا تم ایسی شرائط لے کر آئے ہو۔ پر سنو، میں تمہاری ان شرائط کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اگر وزیر نظام الملک زندہ ہوتا تو وہ تمہاری ان شرائط کا خوب جواب دیتا، اس لیے کہ وہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اب لشکر میں ایک طرح سے اس کا بیٹا خود مختار ہے، وہ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ میری نسبت رزم گاہ کا وہ زیادہ بھیدی اور رازدار ہے۔ جو شرائط تم لے کر آئے ہو میں نے سن لی ہیں، چونکہ لشکر کا کماندار اعلیٰ اب میر منو ہے، ساتھ ہی اس جنگ کے دوران میر منو نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کی تفصیل میں نے اپنے باپ اور ہندوستان کے شہنشاہ کو روانہ کر دی ہیں۔ تم رکو، میں میر منو کو بلاتا ہوں، جو شرائط تم لائے ہو اسے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان شرائط کا جواب میر منو جو دے گا یاد رکھنا وہی میرے اور تمہارے لیے آخری ہوگا۔ اگر میر منو کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا تو بھی مجھے قابل قبول ہوگا، اور اگر اس نے تمہاری لائی ہوئی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا اور تم سے اس نے صلح نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تب بھی میں اس کے فیصلے سے اتفاق کروں گا۔ اب تم رکو، میں اسے بلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ نے اپنے چوبدار کو حکم دیا اور اسے میر منو کو بلانے کے لیے کہا، جس پر احمد شاہ کا چوبدار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں میر منو داخل ہوا۔ ابدالی کا سفیر اس کی دلیری سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی آمد پر جہاں تقی شیرازی اپنی جگہ سے اٹھا تھا وہاں ولی عہد احمد نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میر منو کا استقبال کیا۔ بڑے پرتپاک انداز میں احمد نے میر منو کو اپنے قریب بٹھایا، پھر تقی شیرازی جو شرائط لے کر آیا تھا وہ میر منو کو سنائی۔ وہ شرائط سن کر میر منو کا چہرہ ناپسندیدگی میں سخت ہو گیا تھا، پیشانی پر بل آ گئے تھے، آنکھوں کے اندر غصے کے غبار اڑنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ عجیب سی ناپسندیدگی کے انداز میں محمد تقی شیرازی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے تمہارا نام محمد تقی خان شیرازی بتایا گیا ہے اور تم احمد شاہ ابدالی کے ایک سالار ہو۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے تم جو شرائط لے کر آئے ہو یہ تو اس طرح ہمیں پیش کی جا رہی ہیں جیسے ہم شکست خوردہ عناصر ہیں اور اپنی مرضی کی شرائط ہم پر ٹھونسی جا رہی ہیں، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے ہولناک جنگ کی ہے اور اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو وسیع تجربہ رکھنے کے باوجود پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے۔ ہم ان شرائط کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب تم جاؤ، احمد شاہ ابدالی کو جا کر میرا پیغام دینا کہ ان شرائط کو ہم ٹھکراتے ہیں۔ ان شرائط کے ٹھکرائے جانے کے بعد اگر وہ پھر ہم سے ٹکرانے کا عہد کرتا ہے تو وہ ہمیں ہر صورت میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار پائے گا، اور خداوند قدوس کو منظور ہوا تو جیسے پہلے ہم نے اسے پسپا کیا ہے دوسری بار ہم اس سے بھی سخت انداز میں اسے پسپا کریں گے۔ میر منو کا یہ روکھا سوکھا جواب سن کر تقی شیرازی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر بڑے مایوس کن انداز میں کہنے لگا، مجھے اسی قدر حکم تھا جو شرائط مجھے احمد شاہ نے دی ہیں وہ آپ لوگوں تک پیش کر دوں۔ اپنی شرائط میں رد و بدل کرنے یا انہیں تبدیل کرنے کا میں مجاز ہی نہیں ہوں، نہ مجھے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ میں اب واپس جاتا ہوں، جو جواب آپ نے دیا ہے اس سے احمد شاہ ابدالی کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محمد تقی شیرازی حرکت میں آیا۔ باری باری اس نے ولی عہد اور سپہ سالار میر منو سے مصافحہ کیا، پھر وہ اپنے پڑاؤ کی طرف واپس چلا گیا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی محمد تقی شیرازی کو مغل پڑاؤ کی طرف روانہ کرنے کے بعد بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ آخر جب محمد تقی شیرازی اس کے پاس آیا تو سوالیہ انداز میں احمد شاہ ابدالی نے اس کی طرف دیکھا
جواب میں محمد تقی نے ولی عہد احمد اور میر منو کے جواب سے احمد شاہ ابدالی کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی ایک طرح مایوس اور افسردہ ہوا تھا۔ میر منو کا یہ نہایت تلخ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی کو سخت مایوسی ہوئی تھی، اس لیے کہ میر منو نے ساری شرائط کو رد کر دیا تھا۔ لہٰذا اگلے روز احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ پھر میدان جنگ میں نمودار ہوا، لیکن احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ کسی بڑی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہلکے پھلکے حملے کرتے ہوئے ایک طرح سے اس نے مغل لشکر کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے وہ لشکری اچانک حملہ ہوتے، پھر پسپائی اختیار کرتے ہوئے روپوش ہو جاتے۔ ایسا کر کے احمد شاہ ابدالی حقیقت میں مغلوں کے خلاف ایک چال چل رہا تھا۔ اس طرح وہ اپنا خزانہ اور ساز و سامان مغل لشکر کو اپنے ساتھ مصروف رکھ کر اور انہیں دھوکے میں ڈال کر سلامتی کے ساتھ افغانستان لے جانا چاہتا تھا۔ لشکر کے جس حصے نے مغل لشکر سے ٹکرانا شروع کیا تھا وہ کچھ دیر ہی ٹکراتا رہا، باقی لشکر سارا سامان لے کر واپسی کا سفر اختیار کر چکا تھا۔ جب رات بڑی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے جس حصے نے میر منو کے لشکر سے ٹکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ مصروف کار رکھا تھا وہ بھی رات کے وقت غائب ہو گیا۔ اس طرح راتوں رات احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کو لے کر سرہند سے روانہ ہو گیا تھا، اور پھر قبل اس کے کہ میر منو کو اس کا پتہ چلتا یا اس کا تعاقب کرتا، احمد شاہ ابدالی لدھیانہ پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ پھر دریائے ستلج کو پار کر کے وہ لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ میر منو کے ہاتھوں پسپائی اختیار کرنے کا احمد شاہ ابدالی کو بے حد دکھ اور قلق تھا، لیکن سرہند سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے اسے 3 اور ابتلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بری خبر جو اسے ملی وہ یہ تھی کہ قندھار میں اس کے بھتیجے لقمان خان نے بغاوت کر دی تھی۔ دوسری بری خبر جو اسے ملی وہ یہ تھی کہ لاہور احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے سرہند سے ایک خاصا بڑا خزانہ اور بہت سا سامان لاہور بھجوایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سارا سامان لاہور میں محفوظ کیا جائے گا، جب وہ واپس افغانستان جائے گا تو جاتے ہوئے لاہور سے وہ سارا سامان لیتا جائے گا۔ لیکن جن دنوں احمد شاہ ابدالی میر منو کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہوا تھا، ایک ہندوستانی سالار لکھپت حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کافی جنگجو جمع کر لیے تھے اور اس لشکر کے ساتھ وہ لاہور پر حملہ ور ہوا۔ لاہور میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے جلے خان قصوری حاکم تھا۔ لکھپت رائے اس پر حملہ ور ہوا، اسے شکست دے کر اس نے لاہور سے مار بھگایا اور خود لاہور پر قابض ہو گیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں جو سامان اور خزانہ جمع کیا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور لکھپت رائے اس پر قابض ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو اب واپسی کی جلدی تھی۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو قندھار میں اس کے بھتیجے لقمان خان نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، دوسرے اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ میر منو اپنے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں نہ نکل کھڑا ہو اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی لاہور کو لکھپت رائے سے خالی نہ کروا سکا اور لاہور میں جو اس کا سامان تھا وہ سب وہیں رہ گیا، اور احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے باہر آگے بڑھ گیا۔ لاہور سے نکلنے کے بعد تیسری مصیبت احمد شاہ ابدالی کے لیے سکھوں کی صورت میں نمودار ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے آگے نکلا تو سکھوں کے سردار چرٹ سنگھ نے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ چرٹ سنگھ کے تحت سکھوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر کے ساتھ چرٹ سنگھ گجرانوالا گیا تھا، اور جب احمد شاہ ابدالی کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو چرٹ سنگھ اچانک نمودار ہوا، احمد شاہ کے لشکر پر عقب سے حملہ ور ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کے بہت سے لشکریوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور احمد شاہ کے بہت سے گھوڑوں اور سامان پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح انتہائی بے بسی کے عالم میں احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف چلا گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے قندھار روانگی کے بعد میر منو نے مانپور کے میدان جنگ میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، جبکہ لاہور پر لکھپت رائے قابض ہو چکا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، جسپت رائے اور لکھپت رائے۔ لاہور کے سابق اور مرحوم والی زکریا کے عہد میں لکھپت رائے دیوان کے منصب پر فائز تھا۔ لکھپت رائے کی دولت مندی کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو لاہور کے ہر مسلم اور غیر مسلم کو فی کس 2.5 سیر شکر تقسیم کی گئی۔ کوٹ لکھپت سمیت لاہور میں اس کی بے شمار جائیداد تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں نے شاہ عالم مارکیٹ کے مقام پر آمنے سامنے 3 منزلہ حویلیاں بنائی تھی، اور یہ حویلیاں اس انداز میں تعمیر کی گئی تھی کہ ان کے پہلو میں بازار کی طرف دکانیں بھی بنائی گئی تھی، اور یہی دکانیں در حقیقت موجودہ شاہ عالم مارکیٹ کی اولین بنیادی دکانیں تھی۔ دیوان جسپت رائے تو ایک مارکے میں سکھوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بھائی دیوان لکھپت رائے نے بیرون دہلی دروازہ سعید گنج کے مقام پر 1000 سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
میر منو نے چند روز تک مانپور کے میدان ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے رکھا۔ اس دوران تک دہلی سے اس کے پنجاب کا حاکم مقرر کیے جانے کے احکامات بھی آ گئے تھے۔ ساتھ ہی میر منو نے اپنے خاندان کے سارے افراد کو بھی دہلی سے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ آنے والے ان افراد میں فیروز مرزا اور اس کے سارے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ آخر میر منو نے لاہور کا رخ کیا۔ دیوان لکھپت رائے نے شہر سے باہر نکل کر بہترین انداز میں میر منو کا استقبال کیا۔ یوں میر منو نے پنجاب کے حاکم کی حیثیت سے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میر منو نے اپنے بھائیوں اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ پنجاب کے سابق حاکم زکریا خان کی حویلی میں قیام کیا تھا، جبکہ فیروز مرزا اور اس کے سارے اہل خانہ کو حویلی میر جواد میں ٹھہرایا گیا تھا۔ میر جواد زکریا خان کے عہد میں سلطنت کے امیر اور کبیر عہدیداروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ حویلی یکی دروازے میں کامو بائی کی حویلی سے دہلی دروازے تک فصیل کی دیوار کے ساتھ ساتھ تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ حویلی بھی فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ تھی۔ افسوس سکھوں نے جب کابلی ملک کے زمانے میں دہلی دروازے کو نظر آتش کیا تو اس حویلی کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی متاثر ہوا۔ میر منو کو پنجاب کا حاکم مقرر ہوئے ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ دہلی میں بھی انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا انتقال کر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا احمد تخت نشین ہوا۔ اس نے احمد شاہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ زندگی کے دن زیادہ تر حرم سرا میں گزارتا تھا، جنگ کے آداب اور نظم و انتظام کے فن سے یکسر ناواقف تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی یہ خواجہ سراؤں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا اور درباری جو ناچ چاہتے اسے نچاتے رہتے۔ نظام الملک کے مرنے کے بعد سلطنت کا وزیر صفدر جنگ کو بنایا گیا تھا۔ صفدر جنگ کو حکومت کی بقا اور استحکام کی کوئی فکر نہ تھی، اسے فکر تھی تو صرف اپنے مستقبل کی اور اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کا خیال تھا۔ یہ شخص حرص و ہوس کا بندہ تھا۔ وزیر بنتے ہی یہ میر منو کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا، اس لیے کہ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ میر منو کو چونکہ احمد شاہ ابدالی کے خلاف مانپور کی جنگ میں ہیرو قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ترقی کرتے کرتے اس کی جگہ وزیر ہی نہ بن جائے۔ لہٰذا میر منو کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ اس نے میر منو ہی کے رشتہ دار اور زکریا خان کے بیٹے شاہ نواز کو ملتان کا حاکم مقرر کروا دیا۔ اس طرح میر منو کو اپنے سامنے کمزور کرنے کے لیے صفدر جنگ نے احمد شاہ سے احکامات جاری کروا دیے، جس کی بنا پر شاہ نواز ملتان کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس طرح پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک طرح سے صفدر جنگ نے میر منو کی طاقت اور قوت کو ناقابل تلافی دھچکا لگایا تھا۔ صفدر جنگ کی اس شرارت آمیز حرکت سے سکھوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ سکھوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے پنجاب کے امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ میر منو کے دستے آہن نے انہیں خوب دبا کر رکھا، لیکن جو ہی کسی علاقے میں گرفت ڈھیلی پڑتی وہ سرکشی کرتے ہوئے مظاہروں پر اتر آتے تھے۔ پنجاب کی عملداری کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے صفدر جنگ نے ایک انتہائی احمقانہ قدم اٹھایا تھا۔ اس طرح سکھوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ صفدر جنگ جیسے وزیروں اور عمرا نے ہی مغلیہ سلطنت کے زوال کی کیلیں تیار کرنا شروع کر دی تھی، ایسے ہی لوگوں نے مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ ایسا وہ صرف اپنی حرص و ہوس کی تکمیل اور اپنے مفادات کی خاطر کر رہے تھے۔ صفدر جنگ کی وجہ سے جب مرکز کمزور ہو گیا تو بہت سی قوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بنگال سے انگریز مغلوں کی سلطنت کے خلاف تانک جھانک کرنے لگے تھے۔ مرہٹے طوفان کی صورت اختیار کرتے ہوئے جنوب سے شمال کی طرف پیش قدمی کا عزم کر چکے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے نظام الملک نے انہیں روکا ہوا تھا۔ اگر صفدر جنگ پنجاب میں میر منو کی طاقت اور قوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسے کمزور نہ کرتا تو میر منو کی وجہ سے یقیناً دہلی کے تاج و تخت کو تقویت حاصل ہوتی۔ میر منو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، دلیر اور بہادر تھا۔ اگر اسے اس کی قوت سے محروم نہ کر دیا جاتا تو وہ بیرونی حملاوروں کو روکنے کے ساتھ ساتھ سکھوں کی ہر بغاوت اور سرکشی کو دبانے کی جرت رکھتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دہلی کے تاج و تخت پر نظر ڈالنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغلیہ سلطنت کی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ پر افسوس ایسا نہ ہوا۔ آدھی قوت چھن جانے کے باوجود میر منو نے سکھوں کو اپنے سامنے دبا کر رکھا، لیکن مرہٹے طاقت اور قوت پکڑتے ہوئے جنوب کی طرف سے بڑھنے لگے۔ دہلی پر بھی ایک بار انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر ان کے لشکری پنجاب کا رخ کر رہے تھے۔ اس موقع پر عالم اسلام کا عظیم مجاہد حرکت میں آیا۔ اس شیر دل مجاہد اور زندہ دل سالار نے مرہٹوں کی طاقت اور قوت کو تو پاش پاش کر کے رکھ دیا، لیکن افسوس اس کے بعد جب مرہٹوں کی بجائے انگریزوں نے بنگال سے نکل کر مغلوں کی کمزور سلطنت پر اپنی گرفت کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت مغرب میں کوئی دوسرا احمد شاہ ابدالی نہ تھا جو مشرق کی طرف بڑھتا اور انگریزوں پر ضرب لگاتا۔
جس کے نتیجے میں انگریز مغرب کی طرف بڑھے اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کے خون سے سینچی ہوئی بنیادوں پر اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کرنے لگے تھے۔ اور یہاں پر اس دلچسپ تاریخی داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔